ये आज हमारा होने वाला है इंडियन ज्योग्राफी का सेकेंड लेक्चर। ठीक है, इससे पहले हम बात कर चुके हैं इंडिया की ज्योग्राफिकल पोजीशन के बारे में। इसके साथ ही हमारी जो हिस्ट्री की सीरीज़ है वो भी आप लोग देख सकते हो। ये जितनी भी वीडियोस हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं फिर भी आपके लिए इस तरह की जो नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे स्कूल में हैं या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या आप चाहे एक हाउस वाइफ भी है, तब भी ये सारी वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो देखिए, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में हम जानते हैं कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, जहाँ पर फिजिकल की बात की गई है मतलब वहाँ पर बात हो रही है जो चीज़ें हम आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, और जिनको हम ना देख कर ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वो होते हैं हमारे फिजिकल फीचर्स। जैसे कि पानी है, अगर मैं आपको पानी के बारे में बोलूँ कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताइए तो आप उसको बता दोगे कि वो लिक्विड है। आप बता दोगे कि जो उसका कलर है वो थोड़ा ब्लू है, जैसे कि अगर आप ओशन को देख के बता दोगे, ठीक है। तो जो चीज़ें हम देख कर ना इजीली ऐसे बता सकें तो वो होते हैं फिजिकल फीचर होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की तो वो हमारी 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड की हुई है। सबसे पहले बात करते हैं हम उसके हिमालयाज़, उसके बाद बात करेंगे हम ग्रेट माउंटेन, देन पेनिनसुलर, देन आइलैंड। ठीक है, हिमालयस हम सबको क्या पता है क्या होते हैं, जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे से पहाड़ होते हैं। ठीक है, ग्रेट प्लेन जो एकदम प्लेन एरिया होता है। पेनिनसुलर वाला एरिया कौन सा होता है, जो थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे उठा हुआ होता है लैंड से। और आइलैंड क्या होता है, जो बिल्कुल पानी के जो बिल्कुल बीच में एरिया होता है उसके आसपास सारा पानी है। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने आपको भी शॉर्ट में बता दिया कि ये सारी चीज़ें होती क्या। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं हिमालयन माउंटेन्स के साथ। हिमालयस क्या है, ये हमारे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। देखिए, यंगेस्ट क्यों कहा है इन्हें, यंगेस्ट इसलिए कहा है क्योंकि अब तक भी जो हिमालयस है उनकी हाइट इंक्रीज होती रहती है। हर साल कुछ ना कुछ पॉइंट का फ़र्क है ना, वो हमें दिखाई देता है। फोल्ड माउंटेन क्यों है वो मैं आपको बताऊंगी कि फोल्ड माउंटेन इन्हें क्यों कहा जाता है। इट इज़ फॉर्म आउट ऑफ तैतीस सी। ठीक है, जो तैतीस सी थी उससे हमारे हिमालयन की फॉर्मेशन हुई है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो हिमालयस माउंटेन की जो फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से हुई है, किस सी की वजह से हुई है, तो आप कहोगे 33 सी। देखिए, ये अब मैं ना आपको पूरा बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या था, कैसे चीज़ें चली। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर ये पूरी अर्थ थी। ठीक है, अर्थ में पहले पूरा, जैसे कि अब जो कॉन्टिनेंट है वो आपको जगह जगह मिलेंगे। एक यूरोप हो गया, एशिया हो गया, इधर आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, तो ये आपको टुकड़ों में मिलेंगे। लेकिन पहले क्या था, ये पूरा कंप्लीट एक ही था। ठीक है, और इसको बोलते थे, इस पूरी जो ये कॉन्टिनेंट है इसका अपना ये अकेला था, पूरा जुड़ा हुआ था, कोई इसका कुछ ब्रेक नहीं हुआ था। इसको बोलते थे पैंजिया। क्या बोलते थे, इसको बोलते थे पैंजिया। ठीक है, और ये पूरा ये ओशन था हमारा ये। अब देखिए फिर होता क्या है, आगे चल के ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। आधा पार्ट इसका ऊपर चला जाता है और बाकी पार्ट इसका नीचे चला जाता है। किस तरह से, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ से इस तरह है ये कुछ पार्ट ये ऊपर चला गया और ये कुछ पार्ट ये नीचे रह गया, ये ब्रेक हो जाता है। अब देखिए होता क्या है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अंगारा लैंड बोलते हैं, लिखा हुआ भी नीचे। ठीक है, और जो ये नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड बोलते हैं। तो जो साउदर्न वाला पार्ट था इसको बोलते थे गोंडवाना लैंड और जो ऊपर वाला था इसको बोलते हैं अंगारा लैंड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए, जो नीचे ये गोंडवाना लैंड है इसी से आगे चल के कौन कौन सी कंट्रीज बनती हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, मतलब साउथ की तरफ जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये सारी की सारी, ये ज़्यादातर किससे बनी है, गोंडवाना लैंड से बनी है। इंडिया ऊपर नॉर्थ में पहुंच जाता है तो देखेंगे कि आखिर वो कैसे ऊपर नॉर्थ में पहुंच गया। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट विद द लार्ज यूरेशियन प्लेट, एंड ड्यू टू दिस कोलिजन द सेडिमेंट्री रॉक्स which were accumulated in the geosyncline known as the Tethys were folded to form the mountain system of Western Asia and Himalayas। अब फिर समझते हैं पूरा हुआ क्या था। तो देखिए, यहाँ पर क्या होती है, जो प्लेट्स होती है, जो कॉन्टिनेंट होता है वो किस पे रुका होता है, वो प्लेट्स पे रुका होता है। ठीक है, जैसे ये पूरी जो ज़मीन है ये हमेशा इसमें कुछ ना मूवमेंट चलता रहता है। कॉन्टिनेंट के जो नीचे प्लेट्स होते हैं ना, मूवमेंट चलता रहता है। तो हुआ क्या, जो ऑस्ट्रेलियन मतलब ये पूरा यहाँ पर देखा, नीचे यहाँ पर कौन सा पार्ट था, ये गोंडवाना लैंड था और ऊपर ये आपका अंगारा लैंड था। तो यहाँ से जो पार्ट होता है, ये जो यूरेशियन प्लेट होती है, ये उसे बोलते हैं यूरेशियन प्लेट, और ये होती है हमारी कौन सी, ऑस्ट्रेलियन प्लेट होती है। ये यहाँ से कोलिजन होता है इसमें, ठीक है ना, और जिस वजह से क्या होती है, ये टूट जाती है। with the larger Eurasian part due to this collision sedimentary rocks which were accumulated in the geosyncline। अब देखिए geosyncline क्या होता है, geosyncline होता है जो, अब ये देखिए ये पूरा लैंड टूट गया यहाँ से, ये यहाँ से टूट गया था, ये ऊपर अंगारा लैंड पहुँच गया, नीचे गोंडवाना पहुँच गया, तो बीच में क्या आ गया, ये सी का जो पानी था वो उनके बीच में भी आ गया। तो इसके बीच में क्या होता था, बहुत सारा जो सिल्ट सैंड है ना, जो बहुत सारे जो और मटेरियल होते हैं वो यहाँ पर नीचे थे। तो जो ये गहरा वाला जो एरिया बन जाता है इसको बोलते हैं जियो सिंक्लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जियो सिंक्लाइन बोलते हैं।
अब क्या हुआ, इधर से जो ये पार्ट था ये टूट के ऊपर जाने लगा, ये इतना पार्ट ये ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा। तो ये कैसे टूटा था, इस तरह से था, ये थोड़ा इंडिया नीचे से कैसे है, इस तरह से ऐसे। तो ये इस तरह से ये पार्ट टूटा था ऐसे करके, और फिर ये ऊपर खिसकने लगा, और ऊपर खिसक के कहाँ जुड़ जाता है, यहाँ ऐसे जुड़ जाता है। अब मैं आपको फिर से थोड़ा एक और डायग्राम के साथ बताती हूँ। तो देखिए, आप दोबारा देखिए, यहाँ से मान के चलिए, यहाँ बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ये मान के चलिए, ये है आपकी इस तरह से, ठीक है, यहाँ ये पूरा ऐसे बन जाएगा। ये आपका पूरा पानी भर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका ये तैतीस सी है। और ये दो कौन सी प्लेट है आपकी, ये यूरेशियन प्लेट है जो कि गोंडवाना लैंड, ये सॉरी, हाँ, ये आपकी यूरेशियन प्लेट है। और ये आपके सेडिमेंट से इकट्ठा हो रहे हैं। ये नीचे पूरा जो ये फिल वाला पार्ट है, ये आपके सेडिमेंट से इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से था। ये वाली प्लेट कौन सी है, यूरेशियन प्लेट, जो ऊपर वाली प्लेट थी। अब क्या होता है, प्लेट्स का मूवमेंट होता है। यहाँ से कौन सी आती है, इधर साउथ में से आती है एक, हमने क्या बताया था, ऑस्ट्रेलियन प्लेट आती है। वो कौन किसका पार्ट होती है, गोंडवाना का पार्ट होती है। जो साउदर्न में जो गोंडवाना पूरा जो लैंड था इधर, है ना, उसका कुछ हिस्सा टूट के वो क्या करता है, कुछ तो ऑस्ट्रेलिया बन जाता है, इधर जाके खिसकना शुरू कर देता है, और कुछ पार्ट उसका ऊपर की तरफ, जो इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है, इस तरह से टूटता है। तो वो जाके कहाँ जुड़ जाता है, वो इधर यूरेशियन प्लेट की तरफ ऊपर की तरफ चलता रहता है। तो ये वही पार्ट है, आप इसको वही सोचिए कि ये वही पार्ट है जो यहाँ से टूट कर आया था। अब इधर से यूरेशियन प्लेट है और इधर से ये वाली प्लेट है। ये दोनों प्लेट जब आपस में मिलती हैं तो देखिए, जो बीच में जो ये सेडिमेंट पूरा इकट्ठा हो रखा है ना, ये इसमें बड़ा प्रेशर पड़ता है दोनों साइड से, इस पे, इस तरह से भी और इधर से भी। अच्छा, बीच में कोई जो चीज़ है, जब दोनों ही तरह से क्या हो रहा है, उसको बिल्कुल इधर से भी पूरा फोर्स आ रहा है, इधर से पूरा फोर्स निकल रहा है, तो क्या रहा है, ये जो सेडिमेंट है ये ऊपर की तरफ आना शुरू कर देता है ऐसे, ठीक है। ये जो सेडिमेंट है ऐसे ऊपर आना शुरू कर देता है। और जैसे ही जो सेडिमेंट होता है ये ऊपर आता है, तो ये किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है, फिर ये करता है माउंटेन्स की फॉर्मेशन। यहाँ से ये पूरा सेडिमेंट ऐसे ऊपर आ गया और ये बिल्कुल माउंटेन जैसा हो जाता है। ये क्या होता है, देखिए इधर से भी प्रेशर लग रहा है इस पर, इधर से भी लग रहा है, तो इसके ऊपर भी तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस बन रहा है, तो ये अपने आप को वहाँ से निकाल के ये ऊपर की तरफ खिसक लेता है। तो इस तरह से आपकी माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। जब दो प्लेट्स आपस में ऐसे टकराती हैं, तो जो 33 थीम है, इसी को बोलते हैं जियोसिंक्लाइन, इसी चीज़ को जो ये है, ठीक है ना। तो ये जियोसिंक्लाइन क्या होती है, ये ऊपर की साइड ऐसे माउंटेन वाली फॉर्मेशन ले लेती है, और ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं हमारे हिमालयाज बन जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे, दो प्लेट्स का जब मूवमेंट होता है बिल्कुल एक दूसरे के साइड, ये भी हमारी प्लेट है और ये भी हमारी प्लेट है। ये हमारी कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, और ये कौन सी हमारी प्लेट है, ये हमारी ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये किसका पार्ट होती है, ये अंगारा लैंड का होती है, और ये किसका पार्ट होती है, गोंडवाना लैंड का होती है। और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये दोनों किसका पार्ट होते हैं, पेंजिया का। जब वो कंप्लीट एक कॉन्टिनेंट था, एक कंप्लीट कॉन्टिनेंट जिसका नाम पेंजिया था, वो दो पार्ट में ब्रेक होता है। एक होता है अंगारा लैंड में जो ऊपर नॉर्थ की साइड चला जाता है, दूसरा होता है गोंडवाना लैंड जो साउथ की साइड में शिफ्ट हो जाता है। फिर बाद में इन्हीं के हिस्से जो होते हैं, जो गोंडवाना लैंड का कुछ हिस्सा ऑस्ट्रेलियन प्लेट वाला, वो टूट के ऊपर की साइड खिसकना शुरू कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर क्या बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो जियोसिंक्लाइन में जितना भी जो मटेरियल होता है वो सारा ऊपर की तरफ खिसकना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अपने लिए जगह नहीं मिलती है। तो आप यहाँ पर ये समझ गए किस तरह से जो आपके हिमालयाज है उनकी फॉर्मेशन हुई, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं वापस से, देखिए गोंडवाना वॉज द साउदर्न पार्ट ऑफ द एशियन सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया विद अंगारा लैंड, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। और नीचे जो गोंडवाना लैंड है उसमें कौन कौन से पार्ट है आपके, ये आपका ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, के सारे आपके सारे पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से मैं ज़रा पेन यूज़ कर लूँ एक बार। नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट मैंने आपको बता दिया, ड्रिफ्ट होती है, दोनों प्लेट्स में टकराते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो नीचे से आती है और ऊपर ये यूरेशियन प्लेट होती है, आपस में जब जुड़ते हैं तो यहाँ पर माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। क्योंकि बीच में क्या होता है, सेडिमेंटरी रॉक्स वगैरह होती हैं जो कि एक्यूमुलेट रहती है। एक्यूमुलेट का मतलब होता है कि इकट्ठा रहती हैं उस 33 सी के जियोसिंक्लाइन में। जियोसिंक्लाइन जो मतलब वो गहरा वाला जो पार्ट बनाए रखती हैं वो दो प्लेट्स के बीच में। तो इसीलिए क्या करते हैं, अब जो ये सेडिमेंट है ये कैसे निकलता है, किस फॉर्म में, ये ऐसे करके निकलता है ना, ऐसे फोल्डेड फॉर्म में निकलता है ना। तो इसीलिए इस माउंटेन का जो नाम है वो क्या है, फोल्डेड, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, ठीक है। वेस्टर्न एशिया और हिमालय में ज़्यादातर जो माउंटेन्स है वो आपको ऐसे ही मिलेंगे, फोल्डेस्ट माउंटेन। आगे देखते हैं, दे फॉर्म एन कॉन्वेक्स शेप आर्क विच कवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर एंड देयर विड्थ वरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन द कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन द अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए ये किस तरह से बन रहा है, आपने देखा ये इंडिया का मैप कुछ इस तरह से है, यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। तो जो माउंटेन्स है वो आपको यहाँ पर कितने दिखाई देंगे, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ये वो होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, और फिर धीरे धीरे आगे जिनका होता है ये पतले होते चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक आर्क बना लेते हैं, यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं ये, और यहाँ तक आते आते फिर क्या होते चले जाते हैं, नैरो होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 400 किलोमीटर तक होते हैं ये, और धीरे धीरे
अरुणाचल प्रदेश तक आते आते ये 150 किलोमीटर की रह जाता है, क्योंकि यहाँ कर आके इनका जो नेचर है वो क्या होने लग जाता है, नैरो, पतले होते चले आते हैं। ठीक है, कम वाइडर होते हैं, यहाँ से ज़्यादा वाइडर होते हैं और यहाँ से कम वाइडर होते हैं। एवरेज हाइट इनकी 6000 मीटर होती है। ठीक है, और हिमालयाज आर कैरेक्टराइज्ड बाय नेप्स। देखिए नेप्स क्या होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो उठा हुआ जो पार्ट होता है, जो ये पार्ट उठ के जा रहा है, इसको बोलते हैं हम नैप। ठीक है, नैप आर द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग मैकेनिज्म। अब देखिए ये क्यों आया, क्योंकि फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा जो सेडिमेंट है उस पर से प्रेशर बन रहा है तो वो फोल्डेड होकर फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है, और इसे कंटिन्यूस जो लग रहा है कॉम्प्रेस किया जा रहा है उसको, और जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मूवमेंट तो हो रहा था ना, यहाँ पे जब दो प्लेट आपस में टकरा रही थी, ये इधर बढ़ रही है, ये इधर बढ़ रही है, तो हॉरिजॉन्टल जो यहाँ पर इन पे मूवमेंट हो रहा है और बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव होता है ये, इस वजह से जो ये पार्ट होता है जो बीच का, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करता है और ये फिर ऊपर की साइड खिसक के आ जाता है, अपने ये वाला प्लेस छोड़ के ये खुद ऊपर की तरफ आ जाता है। तो जो ये ब्रोकन लिम्ब जो ऊपर की तरफ उठकर आ जाता है, इसी को बोलते हैं हम नैप बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बहुत सारा रॉक, ठीक है, जो कि क्योंकि इसमें क्या पड़ा रहता है, बहुत सारी जो रॉक्स वगैरह होती हैं, सैंड सेल्ट, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो इसमें फिल रहती हैं, तो वो सारी अपने ऊपर आ जाती हैं ऐसे। हिमालयाज हैव जियो सिंक्लिनिकल रॉक्स इन द सतलज रिवर फॉर्म एंटीसेंट ड्रेनेज इन द हिमालयाज। तो जो हिमालयाज है उसके पास अपनी बहुत सारी ऐसी रॉक्स हैं। इंडस और जो सतलज रिवर है वो कहाँ से निकलती है, वो हिमालय से ही निकलती है, वो दोनों की दोनों रिवर, इंडस और सतलज वहीं से निकलती है, हिमालय से। हिमालय बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे क्लाइमेट के इंडिया में भी, क्योंकि देखो जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स है वो एक बैरियर बना देते हैं। आप सबको पता है ये पूरा ये यहाँ पर हमारे हिमालयस माउंटेन है, इसके पीछे हमारा क्या है, इसके पीछे ये पूरा जो ये किससे बचाती है हमें, इधर से जो ठंडी ठंडी जो हवाएं आती है ना, ऊपर से कोल्ड विंड आती हैं आपकी नॉर्थ एशिया से, ये उनको इंडिया के अंदर नहीं आने देती, क्योंकि ये पूरा पहाड़ बन के खड़ी रहती हैं और ये उधर ठंडी हवाओं को उधर से उधर ही भगा देती है और इंडिया को प्रोटेक्ट करती है बहुत ज़्यादा, इसीलिए हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। और अब इधर से क्या होता है, और जो इधर से साउथ से जो मानसून विंड्स जाती हैं उनको उधर नहीं जाने देती, बीच में खड़ा रहता है माउंटेन एकदम कि नहीं यहीं तक आती है और उनको विंड्स को रोक लेता है, और जिस वजह से फिर यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो जाती है। ठीक है, उन जो बादल है उनको वो आगे नहीं जाने देता, जो मानसून विंड होती है उसको वो आगे जाने ही नहीं देता है, और वो इसीलिए जो मानसून विंड होती है उनकी एक तरह से मजबूरी हो जाती है कि वो यहीं बरस कर जाती हैं फिर इंडिया की ज़मीन पर ही। ठीक है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसी पे वो बारिश कर देती हैं, क्योंकि वो इससे ज़्यादा उनमें इतनी होती ही नहीं है कैपेबिलिटी कि वो ऊपर तक इसको क्रॉस करके फिर आगे तक जा सकें, और उधर से ये दूसरी साइड से नॉर्दर्न साइड से ये जो कोल्ड विंड्स होती हैं उनको नहीं आने देती, तो इस तरह से ये ठंड से बचाती है और अच्छी खासी रेनफॉल कराने में भी इंडिया के अंदर हेल्प करते हैं ये। ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो मार्क करती है इंडिया की जो हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री। देखिए किस तरह से, मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से निकलती है, ये जो ब्रह्मपुत्र है ना वो इंडिया में यहाँ से आती है, यहाँ से ऐसे करके, ये देखिए ऐसे ही है। ठीक है, ये इसका चाइना वाला नाम है, यहाँ से इस तरह से आती है, तो ये सबसे ज़्यादा ईस्टर्न पॉइंट से निकल कर आ रही है ये अरुणाचल प्रदेश से, तो इसीलिए जो इसका ईस्टर्न पॉइंट है वो कहाँ से निकलता है, वो अरुणाचल प्रदेश से होकर ऐसे आती है ये। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो ब्रह्मपुत्र है वो उसकी ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री क्या है इंडिया के अंदर, तो वो आप होगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर ना एक गॉज भी बनाती है यहाँ पर ये, ठीक है, एक खाई जैसा होता है, उसको बना के तभी क्या करती है, यहाँ से मुड़ के और फिर ये इंडिया में आती है। यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, ये जो मैप है ना, देखिए यहाँ से दिख रहा है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है, माउंटेन्स है, क्या दिख रहा है, यहाँ से कितने ज़्यादा वाइडर हैं और यहाँ से आते आते कितने कम होते जा रहे हैं, ये इस तरह से होता है, और फिर यहाँ आते आते ना ये इधर इधर मुड़ जाते हैं पूरे, ये माउंटेन ही है ये पूरे ऐसे करके। ठीक है, लेकिन यहाँ ज़्यादा होते हैं इसके कंपैरिजन में। ये आपको पूरा चाइना है, यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट हो रही है, इस तरह से चाइना से ओरिजिनेट होती है और इंडिया में कहाँ से एंट्री करती है, अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है, और यहीं पर आके इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है, वरना वहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, चाइना में सांगपो बोलते हैं। ठीक है, इधर आपकी ये सुलेमान रेंजेस है, ये आपकी हिंदू कुश है, और यहाँ ये देखिए ये आपको पूरा लद्दाख पड़ जाएगा। सबसे ऊपर आपके ग्रेटर हिमालयाज होते हैं, ये पूरा ना आपका ग्रेटर हिमालयाज है। उसके बाद जो उसके नीचे जो आते हैं ये होता है आपका शिवालिक हिमालयाज। ठीक है, और इसके बीच में होता है आपका मिडिल हिमालयाज। तो मतलब सबसे ऊपर कौन से होते हैं, ग्रेटर, उसके बाद फिर मिडिल, और सबसे नीचे शिवालिक। ये हम अभी पढ़ेंगे कैसे कैसे कहाँ से कितनी दूरी पर होते हैं ये सारे। ठीक है, शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। मैंने आपको बता ही दिया, ये पूरी ईस्टर्न बाउंड्री से होती हुई आती है ब्रह्मपुत्र रिवर, और इस जगह को पूर्वांचल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ईस्टर्न हिल्स होती है, बहुत सारी हिल, छोटी छोटी पहाड़ियाँ है ना, पहाड़ वगैरह होते हैं, तो उसको पूर्वांचल ही बोलते हैं, क्योंकि ये पूरब की साइड पर है। आगे देखते हैं। अब देखिए हिमालय को किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, मैंने जैसे आपको बताया ऊपर अभी, सबसे पहले क्या होता है, ग्रेटर हिमालय होता है, उसके फिर जब आप नीचे आओगे तो आपको मिडिल
और लेसर हिमालय, उनको मिडिल भी बोल देते हैं और लेसर हिमालयाज भी बोल देते हैं। और जब आप और नीचे आओगे तो आपको शिवालिक हिमालय मिलेगा। यहाँ पर देखिए इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा। ये ग्रेटर हिमालयाज क्यों है, क्योंकि सबसे ऊंचे यही होता है। फिर धीरे धीरे जब आप आगे आओगे तो थोड़े छोटे हो जाते हैं, इसलिए इनको मिडिल हिमालय बोलते हैं। और आगे आओगे थोड़े और छोटे हो जाते हैं। तो ये सबसे ऊपर वाला जो सबसे ऊंचा है इसे बोले ग्रेटर हिमालयाज। उसके बाद फिर आते हैं आपके मिडिल हिमालयाज और उसके बाद है आपके शिवालिक हिमालयाज। ठीक है, तो इस तरह से आपके हिमालयाज को कैटेगराइज किया हुआ है। अब देख लीजिए कौन कौन सी जगह पे होते हैं ये। अगर हम रीजनल नेम की बात करें इनकी, सबसे पहले पंजाब। पंजाब में ये कितने किलोमीटर तक होते हैं, 560 किलोमीटर। और कौन सी दो रिवर के बीच में है, कि पूरा जो एरिया है ये इंडस और सतलज रिवर के बीच में है। कुमाऊं ये 320 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका उत्तराखंड की बात हो रही है कुमाऊं वाली। और ये किस एरिया, ये किस रिवर के बीच वाला है, सतलुज और काली रिवर। उसके बाद फिर नेपाल, नेपाल आपका 800 किलोमीटर। और कौन सी दो रिवर के बीच में, काली और तिस्ता। फिर असम, असम 720 किलोमीटर, तिस्ता और दिहांग। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो माउंटेन रेंजेस है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, काफ़ी लंबी। आगे देखते हैं अब हम पढ़ते हैं शिवालिक के बारे में। अभी हमने कौन सा देखा था यहाँ पर, सबसे पहले हम शिवालिक को ही पढ़ेंगे, नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे शिवालिक, फिर उससे ऊपर जाएंगे मिडिल और फिर सबसे ऊपर जाएंगे ग्रेट हिमालय। शिवालिक को हम आउटर हिमालय से बोलते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, आउटर साइड पे होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक आर नॉन एज द दुन। तो देखिए जो हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल जो वैली होती हैं, वैली आप सबको पता है ये पूरा लैंड है, ये बीच में से बहुत ही गहरी और खाई जैसी होती हैं। तो ये किसके बीच में होती हैं, ये आपकी जो लेसर हिमालयाज और शिवालिक के बीच में है। जो मतलब सबसे पहले तो ग्रेटर हिमालय की बात करी मैंने, फिर मैंने क्या कहा लेसर हिमालयाज आते हैं, उसके बाद शिवालिक आता है। तो जो ये वाला जो एरिया है, जो उसके बीच का जो एरिया है जहाँ पर जो वैली मिलती है, उन वैलीज़ को बोलते हैं हम दून, दुन। इसलिए हम देहरादून, कोटली दुन, पाटली दुन, ठीक है ना, ये कुछ वहाँ की जो फेमस दुन्स है, इसलिए इनके नाम ऐसे पड़े हुए हैं क्योंकि ये इस वाले एरिया पे लाया करती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो देहरादून है, कोटली दुन है, पाटली दुन है, ये कौन से हिमालयाज के बीच में है, तो आप बताओगे लेसर हिमालयाज से शिवालिक हिमालयाज के बीच में। ठीक है, Beside the longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of region from west to east. ठीक है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की बात देखिए तो हिमालयाज को डिवाइड किया हुआ है उनके वेस्ट टू ईस्ट तक, क्या ना, किस तरह से वो गई हुई हैं। वेस्ट बंगाल में देखें तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज अलॉन्ग विद अरुणाचल हिमालयाज आर कॉन्स्पीशियस बाय द एब्सेंस ऑफ द शिवालिक फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब क्या बनता है, यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग और सिक्किम है, यहाँ पर क्या बना, जैसे वहाँ पर दुन बनते हैं ना, यहाँ पर क्या बनते हैं, द्वार फॉर्मेशन होती है। देखिए ये द्वार फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या खास बात है, क्योंकि यहाँ पर ना टी गार्डन बहुत अच्छे होते हैं। आपने देखा है जो कि टी गार्डन कोई प्लेन एरिया पे नहीं होता है, वो ज़्यादातर ऐसे होता है, जो लैंड ना थोड़ी ऐसी होती है ऐसे करके, जो क्योंकि ये टी गार्डन होते हैं इनको ना हमेशा ऐसे चलता हुआ पानी चाहिए ऐसे, ठीक है ना, जो पानी को ऐसे फेंके तो चलता रहे ऐसे, तो इनको बोलते हैं द्वार फॉर्मेशन, जो टी गार्डन के लिए ना बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा दार्जिलिंग और सिक्किम वाली जगह पे देखने के लिए मिलेंगी, और कुछ जो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है वहाँ पर भी। तो यहाँ पर शिवालिक फॉर्मेशन नहीं होती, मतलब जो दून वगैरह उनकी फॉर्मेशन नहीं होती है। इंडियन ओरिजिन पीपल लिविंग इन नेपाल तराई रीजन आर नॉन एज द मधेशी। तो देखिए जो नेपाल में जो लोग रहते हैं वहाँ पर जो तराई वाला जो रीजन है उसको मधेशी बोलते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि तराई, भांगर, बहादुर ये सब क्या होती हैं, बस आप इतना याद रखना कि वहाँ पर इस जगह पर जो रहने वाले लोग हैं उनको मधेशी बोलते हैं, और ये कौन होता है, ये नेपाली लोग होते हैं। अब शिवालिक से ऊपर कौन से थे हमारे, मिडिल हिमालयाज, जिसे हम लेसर हिमालयाज से बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये कहाँ पर है, इट लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। देखिए जो सबसे जो ग्रेटर हिमालयाज है उसको हिमाद्री भी बोल देते हैं। जो ग्रेटर हिमालयाज हमारे, ये ग्रेटर हिमालयाज हो गए, ठीक है, उसके बाद ये हमारे मिडिल हिमालयाज हो गए, और उसके नीचे ये हमारे कौन से हो गए, ये हमारे शिवालिक हो गए। तो ये ग्रेट हिमालयाज है ना, इनको हिमाद्री भी बोलते हैं, और इन्हीं के बीच का जो पार्ट होता है वो हमारा पूरा का पूरा किस में आ रहा है, ये मिडिल हिमालयाज में आ रहा है। ठीक है, मतलब ये पूरा इसके साउथ में है, ये हिमाद्री के साउथ में है हमारा मिडिल हिमालय, यही इस सेंटेंस में लिखा हुआ है। इसकी जो ऊंचाई होती है कम से कम यहाँ पर 3700 से 4500 मीटर के बीच में होती है इन पहाड़ों की ऊंचाई, और एवरेज वही है, फिर आपका बीच का निकाल लेते हो आप तो 50 किलोमीटर। पीर पंजाल रेंज बहुत ही फेमस है। सीधा पूछा जाता है कि पीर पंजाल रेंज ना आपकी कहाँ पर है, तो सीधा आप बताओगे कि पीर पंजाल रेंज आपकी कहाँ पर है, ये है आपकी जम्मू कश्मीर में, और ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है। देखिए रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है जो पहाड़ियाँ ना ऐसे लगातार होती हैं। ठीक है, तो ये पीर पंजाल रेंज काफ़ी दूर तक जाती है इस तरह से, तो काफ़ी लॉन्गेस्ट भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, उसके बाद है फिर धौलाधर रेंज, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। माँ भारत रेंज, ये आपकी नेपाल में है। तो तीनों ही रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। पीर पंजाल रेंज कहाँ पर है आपकी, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद धौलाधर कहाँ पर है आपकी, हिमाचल प्रदेश में है। फिर माँ भारत कहाँ है आपकी, नेपाल में है। ठीक है, तो ये सारे का सारा किस में आता है, ये आपका मिडिल हिमालयाज में आता है। उसके बाद देखिए कश्मीर वैली, कश्मीर वैली कहाँ पर है, ये पीर पंजाल ग्रेटर हिमालयाज। कांगड़ा, कुल्लू वैली, ये आपका धौलाधर पीर पंजाल में है ना। ये
वैलीज़ है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो कश्मीर वैली कहाँ पर है आपकी? कश्मीर से देखो नाम पढ़ के पता लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में आपके कौन से वाले ज़्यादा पहाड़ हैं? ग्रेटर हिमालयाज़ वाले। फिर है कांगड़ा और कुल्लू वैली, ये धौलाधर और पीर पंजाल। धौलाधर आपको कहा था हिमाचल प्रदेश में, तो कांगड़ा आपने नाम सुना भी होगा, लोग घूमने जाते हैं, तो ये आपको कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। दिस इज़ वेल नॉन फॉर हिल स्टेशन, तो ये हिल स्टेशन है जहाँ पर लोग घूमने फिरने जाते हैं। अब है कारेवास, आ थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड विद मोरिन्स, एंड करेवा आर यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जफरन, अ लोकल वेराइटी ऑफ सेफ्रॉन। देखिए करेवास क्या होता है, जो पहाड़ों में जो लेक वगैरह होती है ना, जो रिवर होती है, वो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लेके आती है, हम सब लोगों को पता है। उस सेडिमेंट को वो इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है ना, और वहाँ पर ना काफ़ी फर्टाइल चीज़ें इकट्ठी हो जाती है। जो सैंड वगैरह होता है वो आगे चल के वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है। कोई जैसे कि मैमल्स वगैरह मर जाते हैं तो वो भी आके नीचे उसमें सेटल हो जाते हैं उसके बॉटम में। तो इस तरह से वहाँ पर बहुत अच्छा ना एक हम कह सकते हैं फर्टाइल जोन बन जाता है। बाद में क्या होता है, जो लेक होती है किसी वजह से जो उसका पानी है वो कभी ना कभी क्या हो जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है, और वहाँ पर बच जाती है फिर वो लैंड। तो वो जो लैंड होती है तो वहाँ पर इस तरह के बहुत ज़्यादा थिक डिपॉजिट हो जाते हैं, उन सेडिमेंट्स के बहुत अच्छे खासे जो डिपॉजिट है वो इकट्ठे हो जाते हैं। उसी लैंड को हम क्या बोलते हैं? करेवा बोलते हैं। और जो करेवा लैंड है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है अगर आपको जेफ्रॉन का या फिर जो सेफ्रॉन होती है ना, उसका कल्टीवेशन करना हो। ठीक है, जो केसर की खेती होती है ना, वो इस जगह के लिए बेस्ट होती है। अब हम बात करते हैं ग्रेटर हिमालयाज़ की, सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं। ये देखो यहाँ पर जो हमने मैप भी देखा था, इसमें यहाँ पर ये सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला। ठीक है, ये हमारा ग्रेटर हिमालयाज़। अब आगे देखते हैं। ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री, इसको ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं और हिमाद्री भी बोलते हैं, और इसको इंटरनल हिमालय से बोलते हैं। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स आपको यहीं पर मिलेंगी, जैसे कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? ये आपकी नेपाल में है, ग्रेटर हिमालयाज में। उसके बाद कंचनजंगा कहाँ? ये सिक्किम में है। फिर मकालू कहाँ है? नेपाल में है। धौलाधरी आपकी नेपाल में है। नंगा पर्वत भी जम्मू कश्मीर में है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। और कामेर कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। सबसे जो ऊंची है वो कौन सा है? वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि आपका नेपाल में है। हाइट कितनी है इसकी? 8848 मीटर। उसके बाद कंचनजंगा आपकी कश्मीर में है, 8598 मीटर। फिर मकालू नेपाल में है, 8481। फिर धौलागिरी नेपाल में, जो नंगा पर्वत है वो जम्मू कश्मीर में। अन्नपूर्णा नेपाल में। नंदा देवी उत्तराखंड में। और कामेत आपका ये भी उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पीक्स है, ये पीक्स आपको याद रखनी जरूरी है, कौन सी कहाँ पर है और सबसे बड़ी कौन सी है इनमें से। ठीक है, और कभी कभी ना ये भी पूछ लिया जाता है कि ना इनको उसमें लगवा लेते हैं क्या, हाइट के अकॉर्डिंग असेंडिंग डिसेंडिंग में लगवा लेते हैं कि कौन सी सबसे ऊंची है, फिर उसके बाद सबसे जो छोटी 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 फिर आखिरी तक ऐसे लगवा लेते हैं। तो सबसे ऊंची तो सबको पता है माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद कौन सी आती है? कंचनजंगा आती है, जो आपके सिक्किम में है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा जो सिक्किम में है। उसके बाद फिर मकालू जो नेपाल में है। फिर उसके बाद धौलागिरी। तो इस तरह से आप ना इनका थोड़ा जो एक वो है ना कि कौन सी सबसे बड़ी है कौन सी छोटी है, तो उस तरह से आप इनको याद रखना। ठीक है, सबसे छोटी कामेत उत्तराखंड। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एज अ बायोग्राफिक रीजन विद अ सिग्निफिकेंट रिजर्वॉयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज अंडर थ्रेट फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज़। देखिए हॉटस्पॉट जो होता है ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ना आपको बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी दिख जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा खतरा है। लेकिन ये यहाँ पर जो स्पीशीज़ है इनको बहुत ज़्यादा खतरा है। ठीक है ना, कि अगर मतलब इनको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी ये क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसी जगह को जहाँ पर हमें ऐसी प्रोटेक्शन देनी होती है, इन जगहों को हम बोलते हैं हॉटस्पॉट बोलते हैं। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, जहाँ पर आपको बहुत तरह की नई तरह की वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। ठीक है, आगे देखते हैं। एट द एज ऑफ 13 ईयर्स मलवानाथ पूर्ण हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि सबसे कम उम्र का कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट को पूरा का पूरा मतलब उसको चढ़ के ऊपर तक चढ़ाई करी है, तो यहाँ क्या है, जो मालवाथ पूर्ण है उनका नाम है। ठीक है ना, और ये 13 साल के हैं, जो ये सबसे यंगेस्ट इंडियन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है। ठीक है, और देखिए दूसरे की जो माउंटेन्स है मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कौन से हैं, ये है आपका काराकोरम रेंज है। उसके बाद फिर आएगी आपकी लद्दाख रेंज। उसके बाद आएगी आपकी जास्कर रेंज। तो इनको ना पूछ लेते हैं कि सबसे ऊपर कौन सी रेंज है, तो आपको बताओ काराकोरम। उसके बाद फिर कौन सी है, लद्दाख है। उसके बाद फिर जास्कर है। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है, सबसे ऊपर काराकोरम, उसके बाद लद्दाख और उसके बाद जास्कर, है ना, KLZ, इस तरह से आप याद रखोगे, KLZ सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख और फिर जास्कर रेंज। यहाँ पर देखिए ये आपका ये माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पर नेपाल पर, यहाँ ये सिक्किम में ये कंचनजंगा हो गया इधर। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका नंदा देवी हो गया, ये धौलागिरी हो गया, ये अन्नपूर्णा हो गया। तो ये भी पूछ लेता कौन सा कहाँ पर है, तो सबसे ऊपर यहाँ पे नंदा देवी है, फिर ये इस तरह से चलते चलते आ रहे हैं।
काराकोरम रेंज इन जम्मू कश्मीर हैज़ बाफ्रो, बाल्टोरो, बतूरा, हिस्पर एंड सियाचिन ग्लेशियर। देख ग्लेशियर क्या होता है, जो बर्फ के पहाड़ होते हैं ना बड़े बड़े, उनको बोलते हैं ग्लेशियर। और इन ग्लेशियर में से रिवर होकर निकलती हैं, जैसे गोमती सॉरी हाँ गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहाँ से क्या निकलती है, वो जो आगे चल के वो पानी बन के आती है रिवर की फॉर्म में, उसे हम गंगा बोलते हैं। लेकिन जो उसका ओरिजिन है वो कहाँ से है, वो गंगोत्री ग्लेशियर से है। तो ये बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ होते हैं, ठीक है। तो काराकोरम रेंज मैंने आपको दिखाई, सबसे ऊपर काराकोरम रेंज होती है। वो कौन सा पार्ट है आपका, जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है। वहाँ पर कौन कौन से ग्लेशियर है, ये सारे ग्लेशियर हैं, ठीक है। सियाचिन इज सिचुएटेड इन नुब्रा वैली। जो आपकी सियाचिन है वो कौन सी वैली में है, ये वैली भी आपकी जम्मू कश्मीर में है। इस वैली में आपका सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड है, ठीक है। तो आपको याद रखना है काराकोरम रेंज में जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पर कौन कौन से, बायफोरो, बाल्टोरो और बतूरा, तो यहाँ पर जितने भी जो बी नाम के हैं वो ज़्यादातर यहीं पर ही हैं, ठीक है। सियाचिन तो देखिए सबको याद ही होगा, है ना। और हिस्पर। अब बात करते हैं ईस्टर्न और पूर्वाचल हिल की, मतलब जो हमारी ईस्टर्न साइड पर है। तो ये भी सारे पार्ट किसका है, सारा का सारा ना माउंटेन्स का ही पार्ट है। ये जो हिमालयन माउंटेन है वही पूरा घूम फिर के ऐसे बिल्कुल कर्व शेप में नीचे तक आ रहा है, नॉर्थ टू साउथ तक ऐसे होता हुआ आ रहा है, ठीक है। दे आर ऑल्सो नॉन बाय डिफरेंट लोकल नेम। अब ये जहाँ से भी जो निकल रहा है हर जगह इसको हिमालय माउंटेन तो कहेंगे नहीं, इसके अपने अलग अलग फिर छोटे छोटे लोगों ने नाम दे रखे हैं। जैसे कि वहाँ पर कोई पटकाई ट्राइब रहती है तो उसने उसका नाम दे दिया, नागा ट्राइब रहती है तो वहाँ पर उसने नागा हिल्स नाम दे दिया, है ना। जो मणिपुर में है उनको मणिपुर हिल्स नाम दे दिया, ठीक है। साउथ में आओगे तो मीज़ो, क्योंकि वहाँ मिजोरम है तो उसको मीज़ो या फिर लुसाई हिल बोल दिया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। यहाँ मैं आपको ना एक बार ये फिगर में दिखा देती हूँ, ये सॉरी मैप में दिखा देती हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये रहा आपका पटकाई वोम, ठीक है। ये आपका नागा, नीचे जाओगे तो मीज़ो, ठीक है। ये आपका ये डाफला हिल है, ये आपकी ये हिमालय में पड़ती हैं आपकी, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा देखिए पूरा हिमालय ऐसे घूम कर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये अपनी जिस जगह पर ये है उस जगह के नाम के हिसाब से या वहाँ की जो ट्राइब है उसके नाम के हिसाब पे इसका नाम रखा हुआ है। ये गारो, खासी, जयंतिया ये आपकी मेघालय में, ठीक है। ये डाफला आपकी असम में है। आगे देखते हैं। These are low hills inhabited by numerous tribal group। तो देखिए ये जो हिल्स मैंने आपको दिखाई है ना बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है कि ये बहुत ऊंची हैं, ऐसी नहीं है, ये इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं है। तो यहाँ पर कौन रहते हैं, यहाँ पर जो ट्राइबल जो ग्रुप्स रहते हैं उन्होंने इसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, ट्राइबल ग्रुप्स ने, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं और वो क्या करते हैं, यहाँ पर झूम कल्टिवेशन करते हैं। झूम कल्टिवेशन आपको पता भी है, कुछ दिन वो यहाँ रुकते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और फिर जो वहाँ का जो खेती बाड़ी में जो भी वेस्ट निकलता है उसको फिर वहाँ पर आग लगा के और फिर ना किसी और दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस चीज़ को वो जो ऐश जो बनती है ना, जिस चीज़ को वो जलाते हैं वो ना लैंड को फर्टाइल कर देती है। अब पढ़ते हैं हम स्टेट के और हिल्स के बारे में। स्टेट में देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी 3 इंपॉर्टेंट हिल्स है हमारी, पटकाई बूम, डाफला और ये अभोर, ये डाफली और अभोर, ठीक है। तो आपकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पटकाई, डाफला और अभोर, ठीक है। उसके बाद है मेघालय में 3 कौन सी इंपॉर्टेंट है, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। ये यहाँ से इस हटा लीजिए, गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेघालय की एक बड़ी खास बात और है, यहाँ का सबसे जो वेटेस्ट प्लेस है वर्ल्ड का वो मौसिनराम में ही है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर। और ये कौन सी हिल पर है, ये खासी हिल्स में है, ठीक है, मौसिनराम। और यहाँ पर किस लिए फेमस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर ही होती है। तो हमने 2 पढ़े, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, पटकाई बूम, वो तो हमने देखा ही मैप में, फिर डाफला और फिर अभोर, ये तीनों आपके अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद मेघालय में कौन से है, गारो, खासी, जयंतिया। और जो खासी हिल है वहीं पर ही आपका मौसिनराम एक जगह का नाम है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वो भी पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद मिजोरम में आओगे तो यहाँ पर आपको मिजो हिल्स मिलेंगी। तो ये तो उसके नाम से बिल्कुल कनेक्ट कर रही हैं। ये सेकंड वाला नाम आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि ना जो थोड़ा अलग हटके होता है ना वही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सा है, ये यहाँ पर आपका आ जाएगा ल्यूसाई हिल, जो आपको याद रखना है, ठीक है। ल्यूसाई हिल को मिजो हिल बोलते हैं और ये कहाँ पर है, आपकी मिजोरम में है। ब्लू माउंटेन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ लुसाई हिल। देखिए जो लुसाई जो हिल्स है, मतलब मिजोरम में जो मिजो हिल्स है जिनको हम लुसाई हिल भी बोलते हैं, वहाँ पर जो सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, ब्लू माउंटेन। तो अगर कोई पूछे कि ब्लू माउंटेन कहाँ पर है तो आप कहाँ बताओगे, लुसाई हिल। और लुसाई हिल कौन सी होती है, मिजो हिल। और मिजो हिल्स कहाँ पर है, आपकी मिजोरम में। तो आपको याद रखना है ये कि मिजोरम में जो हिल्स हैं कौन सी हैं, लुसाई और मिजो, ठीक है ना। और इसी हिल पर जो सबसे ऊंचा जो माउंटेन है यहाँ पर इस हिल का, वो कौन सा है, ब्लू माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक है लुसाई हिल पर। अब बात करते हैं माउंटेन पासेस की। देखिए माउंटेन का हम ऊपर चढ़कर तो जाएंगे नहीं, है ना। तो क्या होता है, माउंटेन्स के बीच में से ना छोटे छोटे रास्ते निकले होते हैं जो गुफाओं जैसे लगते हैं दिखने में, उनको बोलते हैं पासेस। वो ना क्या करते हैं, जैसे कि कोई
पास है, ठीक है ना, इंडिया की और जो चाइना के बॉर्डर पे पास है, तो वो क्या होगा, हमें पूरा ना ऐसे हिमालय पूरा से चढ़ के नहीं जाना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा हम उस पास में से निकल के जा सकते हैं। वो कभी कभी डेंजर भी होता है वो, क्योंकि कुछ नहीं पता एकदम से पहाड़ धंस जाए नीचे, है ना, या कुछ भी हो सकता है वहाँ से। लेकिन अब जो पासेस बनाए जा रहे हैं वो काफ़ी अच्छे मजबूती के साथ बनाए जा रहे हैं। वो देखिए थे तो वो नेचुरली, लेकिन अब हम उनको एक अच्छे से, है ना, वहाँ पर रोड वोड बना के उनको, जैसे लोग उसमें से सेफली निकल पाएँ, इस तरह से बना रहे हैं। ये माउंटेन रेंज में से होके निकलते हैं, तो ये रास्ते होते हैं एक तरह के, कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ क्या होता है, आप इंसान बना रहे हैं उनको, ठीक है। तो पहले तो ये नेचुरल होते थे, तो कि ये बिल्कुल जैसे वो होती है ना, रिज वगैरह होती हैं, बिल्कुल उसके जैसे होते थे। अब हम मिनीटक देखते हैं। देखिए मिनीटक क्या है, ये ट्राई जंक्शन है इंडिया का, चाइना का और अफगानिस्तान का, जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं, इंडिया, ये आपका अफगानिस्तान हो गया और चाइना, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मिनीटक, ठीक है ना, ये बॉर्डर एरिया बिल्कुल तीनों का इनका। फिर है खुंजरब, ये क्या है, ये इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, यहाँ से ये पास है, ठीक है, ये मिनीटा का पास है जो इन तीनों को जोड़ता है, ठीक है ना। ये आप याद रखना, माउंटेन पासेस क्या है, ये पाथ है, एक तरह से रास्ते हैं ये भी। फिर खुंजरेब जो इंडो चाइना का बॉर्डर है, तो यहाँ से आप चाइना वाले इंडिया में आ सकते हैं और इंडिया वाले चाइना में जा सकते हैं। फिर अघिल, अघिल भी आपका क्या है, इंडो चाइना बॉर्डर है, ठीक है, तीन है हमारे, आगे और भी है, दोबारा इनको रिवाइज कर लेते हैं। मिनीटक जो ट्राई जंक्शन है चाइना का, इंडिया का और अफगानिस्तान का। उसके बाद है खुंजरब, ये किसका है, इंडिया का और चाइना का। उसके बाद है अघिल पास, ये आपका, ये भी इंडिया का और चाइना का। उसके बाद देखिए, उसके बाद बनिहाल, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो बनिहाल है, ये एक गेटवे है जो कनेक्ट करता है जम्मू को श्रीनगर से, ठीक है ना, जम्मू को श्रीनगर से पास करता है कौन, बनिहाल दर्रा, ठीक है। पासिस को हिंदी में दर्रा भी बोलते हैं। तो अगर आप इस दर्रे को यूज़ करोगे तो जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू पहुंच जाओगे। उसके बाद है फिर खारदुंगला पास। खारदुंगला पास किस लिए फेमस है, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है ना। और ये कहाँ से पास होता है, ये जो पूरा मोटरेबल रोड है ये इसी दर्रे से पास होता है। ये गेटवे है नुब्रा और श्योक वैली से, ठीक है ना, कि आपको नुब्रा से श्योक वैली तक पहुंचना है। और ये कहाँ पर मिलेगा आपको, सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए ये सबसे अच्छा पास माना जाता है। जोजिला कौन सा होता है, ये इंपॉर्टेंट लिंक है किसके बीच में, श्रीनगर के बीच में और कारगिल और लेह के बीच में, ठीक है, ये इन तीनों को जोड़ता है आपस में, जोजिला, ठीक है, श्रीनगर, कारगिल और लेह। उसके बाद है बारालाचा, ये कहाँ पर है आपका, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, बारालाचा पास। देवसा आपका कुल्लू और स्पीति, ठीक है, कुल्लू और स्पीति ये हिमाचल प्रदेश में, इनको लिंक करता है देवसा। देखिए एक बार में तो आपको ये सब चीज़ें नहीं याद होंगी, बार बार 2-3 बार सुनेंगे ना तो अपने आप ना फिर आप इन सब चीज़ों के साथ ना बहुत ज़्यादा, एक हम कह सकते हैं एकदम ओपन हो जाओगे। रोहतांग, रोड लिंक बिटवीन कुल्लू, लहूल, स्पीति ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ पर है ये रोहतांग भी आपका, ये हिमाचल प्रदेश में है और इन सब जगह को आपस में जोड़ता है। बहुत ही फेमस होता है ये अपने टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। शिपकिला कहाँ पर है आपका, सतलुज रिवर इसमें से ही एंटर करती है। अगर ये ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सतलुज रिवर है वो कौन से दर्रे में से पास होकर आती है, तो कौन से में से आती है वो शिपकिला में से आती है। और ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में और तिब्बत से। देखिए जो सतलुज रिवर है ना उसका जो ओरिजिन है वो इंडिया में नहीं है, उसका ओरिजिन कहाँ पर है, तिब्बत में है, ठीक है। और तिब्बत से आती है फिर ये हिमाचल प्रदेश में। तो कहाँ से निकल कर आती है, शिपकिला पास से निकल कर आती है, ठीक है। तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती है शिपकिला पास से। कौन सी रिवर, सतलुज रिवर। अब है लिपू लेक। लिपू लेक देखिए ट्राई जंक्शन है, ये भी उत्तराखंड का, तिब्बत का और नेपाल का, तीनों जगह को जोड़ता है ये लिपू लेक, ठीक है। और यहीं से जो लोग होते हैं ना जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं वो इसी दर्रे से जाते हैं, इसी पास से जाते हैं, लिपू लेक से, ठीक है, क्योंकि ये किसको जोड़ता है, तिब्बत को, नेपाल को और उत्तराखंड, तीनों को जोड़ता है। माना पास, सिचुएटेड अ लिटिल नॉर्थ ऑफ द होली प्लेस ऑफ बद्रीनाथ इन उत्तराखंड, ठीक है। तो ये माना पास कहाँ से है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इसके पास क्या सिचुएटेड है, बद्रीनाथ है जो टेम्पल बहुत फेमस हम सब ने जानते हैं, उत्तराखंड में है, तो वो इसी दर्रे के पास सिचुएटेड है, ठीक है। फिर है मुलिंगला। ये मुलिंगला कहाँ है, ये सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ गंगोत्री, जो गंगोत्री ग्लेशियर है उसके नॉर्थ में सिचुएटेड है। और वैसे कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो माना पास भी आपका उत्तराखंड में है और जो मुलिंगला पास है वो भी आपका उत्तराखंड में है। बस ये पूछ लेते हैं कि कौन से जो है बद्रीनाथ है वो कौन से पास के पास है, तो माना पास। और अगर पूछता है कि जो गंगोत्री है वो कौन से पास के है, तो गंगोत्री, मुलिंगला, ठीक है। और है कहाँ, ये उत्तराखंड में। देखिए यहाँ पर दिखा भी रखे हैं ये पूरा का पूरा, ठीक है। ये खुंजरब पास है जम्मू कश्मीर में। ये मिनीटक सॉरी, जो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे किन 3 जगह का लिंक हो रहा है ये आपका इधर पाकिस्तान, चाइना, सॉरी पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान, चाइना और इंडिया, ठीक है। किसका, चाइना, इंडिया और ऊपर अफगानिस्तान, ठीक है। फिर यहाँ नीचे आएंगे ये अघिल पास, ठीक है, ये भी आपका कश्मीर में ही है ये। फिर ये काराकोरम, ये आपका खारदुंगला, ठीक है। ये सारे फिर ना आपके इस तरह से पास है। ये लिपू लेक जब मैंने बताया ट्राई जंक्शन है किस किस का, नेपाल का, यूपी उसका, उत्तराखंड का और
किसका, तिब्बत का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे। ये नाथुला आपका सिक्किम में पड़ेगा। ठीक है, जलेपला। तो इस तरह से ना आप इसमें से अच्छे से इसे देख के इसमें याद कर सकते हो आप कौन सा कहाँ पर है। ये पूरा आप देख लो, ज़्यादा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखते हैं। ये ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर जो हिमालय वाला जो माउंटेन है वो सिर्फ उसी में है, जो नीचे जो ईस्टर्न घाट और जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर भी जो पहाड़ियाँ हैं उनमें से भी क्या निकल रहे हैं, इस तरह के पासेस निकल रहे हैं। फिर है धर्मा पास, ये कनेक्ट करता है आपके उत्तराखंड को तिब्बत से। ठीक है ना। नीति पास ये कहाँ पर है आपका, ये आपका उत्तराखंड में है, और ये उत्तराखंड को किससे कनेक्ट करता है, तिब्बत से कनेक्ट करता है। फिर है नाथुला, ये आपका कहाँ पर है, सिक्किम में है, और ये क्लोज कर दिया गया था जब चाइना के साथ एक झगड़ा हो गया था ना, लड़ाई हो गई थी 1962 में, और इसको वापस से 2006 में ओपन किया गया। तो ये कौन सा, ये नाथुला। ठीक है, 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुई थी तो उस समय इसको बंद कर दिया गया था। अगर कोई पूछता है कि दोबारा इसको रीओपन कब किया गया, तो कब किया गया, 2006 में। जलेपला कहाँ है आपका, ये सिक्किम और भूटान का बॉर्डर के बीच पर है। ठीक है, जलेपला सिक्किम और भूटान। बुमला कहाँ पर है, तवंग अरुणाचल प्रदेश में है ये, विद लहसा तिब्बत। तो ये भी ज्वाइन करता है अरुणाचल प्रदेश किसको, तिब्बत के साथ। बॉमडिला कहाँ है, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है, और ये किसके साथ जुड़ता है, भूटान के साथ जुड़ता है। ठीक है, पास कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश विद लहसा, और जो साथ में किसके साथ भी जुड़ता है, भूटान के साथ भी जुड़ता है, और साथ में आपका तिब्बत के साथ भी जुड़ता है। दीपर पास कौन सा होता है, ये आपका ट्राई जंक्शन है अरुणाचल प्रदेश, चाइना और म्यांमार के बीच में। ठीक है, ये तीनों, ये भी याद रखना आप। सेला पास कहाँ पर है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, कनेक्ट करता है तवंग को इंडिया से। चंगन पास ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जो कनेक्ट करता है आपके म्यांमार को। पालघाट, अब आते हैं साउथ में। तो देखिए जो पालघाट पास है वो क्या करता है, पलक्कड़ जो केरला में है उसको कनेक्ट करता है कोयम्बटूर तमिलनाडु से। तो बेसिकली ये आपका जो पालघाट पास है ये किसको कनेक्ट कर रहा है, केरला को तमिलनाडु से। ठीक है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये नीलगिरी हिल्स आप सबको पता है साउथ में है, तो नीलगिरी हिल्स के बिल्कुल साउथ में है, ये यहाँ नीचे की साइड है। भारत पूजा रिवर ऑरिजिनेट इन द पलक्कड़ गैप, और यहीं से ये जो रिवर है ये निकलती है। ठीक है, पालघाट से ही। फिर है सैनकोटा, ये क्या करता है, ये आपको केरला को आपको किससे जोड़ता है, तमिलनाडु से जोड़ता है। जो त्रिवंतपुरम है केरला का, उसका जो तमिलनाडु का जो मदुराई है उससे जोड़ता है सैनकोटा। उसके बाद है भोरघाट, भोरघाट बहुत फेमस है, और ये थाल घाट भी। भोरघाट किसको लिंक करता है, मुंबई पूना से, और जो थाल घाट है वो नासिक टू पूना। ठीक है, तो पूछे कि भोरघाट किसको लिंक करता है, तो मुंबई टू पूना, और जो थाल घाट है वो नासिक टू पूना। ठीक है, तो दोनों आप याद रखना। उसके बाद बात करते हैं हम फेमस हिल स्टेशंस की। शिमला, सोलन, कुर्फी, धर्मशाला, ये यहाँ पे कहाँ पर पड़ेंगे हिल स्टेशन, सारे हिमाचल प्रदेश में। जो लोग हिमाचल प्रदेश घूमने भी गए होंगे उनको पता भी होगी ये बात। फिर है चेल, कुल्लू, मनाली, डलहौजी, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में है। नंदा देवी, रानीखेत, मसूरी, ये सब उत्तराखंड में है। मसूरी इज नॉन एज द क्वीन ऑफ हिल स्टेशन। तो मसूरी का देखिए दूसरा नाम क्या है, क्वीन ऑफ हिल स्टेशन भी बोलते हैं इसको। किसको किसको बोलते हैं, मसूरी को। ठीक है ना, क्वीन ऑफ हिल स्टेशन, क्योंकि यहाँ पर ना आपको बहुत सारे हिल स्टेशन मिल जाएंगे, काफ़ी मानी जाती है ये जगह, और बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं टूरिस्ट को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट ना यही जगह करती हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स, लैंसडाउन, ओली, यहाँ पे कहाँ पर है, ये आपकी उत्तराखंड में है। ये वैली ऑफ फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ज़्यादातर लोगों को पता होगा उत्तराखंड में है। ठीक है, ये लैंसडाउन, रानीखेत हमने बात करी ली, उत्तराखंड में है। कौनूर, जावेदी हिल्स और कोडाई कनाल, ये आपकी तमिलनाडु में। जो इस तरह के जो नाम है ना वो सारे ज़्यादातर आपको तमिलनाडु में या साउथ वाले पार्ट में मिलते हैं। जो कोडाई कनाल है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन। वहाँ ऊपर हम जैसे मसूरी को बोल लेते हैं ना क्वीन ऑफ हिल स्टेशन, यहाँ पर नीचे कोडाई कनाल जो आपके तमिलनाडु में, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंस ऑफ हिल स्टेशन। ऊटी, नीलगिरी, रेड हिल्स, ठीक है ना, ये सब कहाँ है आपकी तमिलनाडु में है। मुन्नार टॉप स्टेशन इडुक्की, ये केरला में है। पौनमुडी, ठेकड़ी, मालपूजा गार्डन केरला, ये पलक्कड़, ठीक है, ये आपकी केरला में है। ब्रह्मगिरी हिल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है। ब्रह्मगिरी हिल्स जो है यहाँ पे कहाँ पर है, यह है आपकी कर्नाटका में। ठीक है, और ये फेमस है बहुत ज़्यादा किस लिए, अपने कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए, मलनाड में। ठीक है, तो ऊटी का नाम आपने बहुत सुना होगा। तो ऊटी, नीलगिरी, ये सब कहाँ है, अभी हमने ऊपर देखा भी था कि नीलगिरी के बिल्कुल साउथ में थी वो, तो ये तमिलनाडु में आपकी नीलगिरी हिल्स। ठीक है, और उसके बाद ये फिर मैंने बता दिया पलक्कड़ आपका केरला में है, ब्रह्मगिरी हिल्स है जो आपकी कर्नाटका में, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है अपने कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद है बिलगिरी रंगा हिल्स, ये आपकी कर्नाटका में है, बिलगिरी रंगा हिल्स। उसके बाद है नल्ला मल्ला हिल्स, ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। अराकू वैली, हॉर्स वैली, ठीक है ना, हॉर्सली वैली, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। पंचमढ़ी और अमरकंटक, हाँ ये दो बहुत फेमस है, ये मध्य प्रदेश में है, पंचमढ़ी और अमरकंटक। हैफलॉन्ग,
ठीक है ना। और उमरागोसो ये आपकी असम में है। महाबलेश्वर मैराथन, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। पनहाला, अजंता एलोरा, ये देखो अजंता एलोरा, जब हमने हिस्ट्री का लेक्चर पढ़ा था उसमें हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर ना बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए क्या बनवाए जाते हैं, चैत्याज और विहार बनाए जाते हैं। जब वो लोग बारिश के मौसम में रुकना चाहते थे तो उनके पास कोई जगह नहीं होती थी, तो इसीलिए उस समय के जो भी किंग्स थे उन्होंने अजंता एलोरा में इनके लिए गुफाएं बनवा दी थी। उन गुफाओं में मतलब इनका रहने की पूरी व्यवस्था करवा दी थी। तवंग, बोमडिला, पासीघाट ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये हमने ऊपर ही पढ़ा था। चेरापूंजी और मौसिनराम, मौसिनराम वही जगह है जो वर्ल्ड की वेटेस्ट प्लेस है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये कहाँ है आपका, मेघालय है। माउंट आबू मोस्टली लोगों को पता होगा, राजस्थान में है। गुलमार्ग का भी पता होगा आप लोगों को, पहलगाम का भी पता होगा, जम्मू कश्मीर में। गैंगटॉक सिक्किम, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर घूमने गए होंगे दार्जिलिंग वगैरह, उन्हें पता ही होगा ये सब जगह कहाँ पर पड़ती है आपकी, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कालिम्पोंगो, काली पोंग ये भी, ठीक है ना, कुर्सियोंग, ठीक है, मिरिक, ये सब आपकी वेस्ट बंगाल में पड़ती है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को दो तीन, इस वीडियो को आप एक दो बार देख लोगे ना तो ये जो सारे जो इतने भी जो पासेज हैं ये ना आपको बहुत ही ज़्यादा फिर ईजी लगेंगे। पहली बार में तो सब चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं, ऐसा लगता है कि याद भी होगा या नहीं होगा। ठीक है, देख के डर जाते हैं, और याद करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। आप चीज़ों को दो तीन बार एकदम आंखों के सामने से निकाल लो, वो ना फिर आपको याद रहती है। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना तो आपको तुरंत पता चल जाएगा ऑप्शन को देख के कि हाँ ये है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। इस टॉपिक के लिए इतना ही। अब स्टार्ट करते हैं हम नॉर्दर्न प्लेन्स को। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स मैंने आपको क्या बताया था कैसे बनते हैं, जो उनका फॉर्मेशन है नॉर्दर्न प्लेन का वो किस तरह से होता है कि जब जो हिमालयाज में से जो रिवर अपने साथ बहुत सारा सैंड, सिल्ट और क्ले वगैरह ये सब लेकर आती है, तो बाद में आके वो उसे रिवर पे वैलीज जो होती है उसमें फिल कर देती है। देखिए होता है किस तरह से, कुछ इस तरह से माउंटेन्स होते हैं, फिर वो माउंटेन जब ऐसे आते हैं तो इस तरह से रहता है उनमें स्लोप, फिर ऊपर ये प्लेट्यू वाला पार्ट होता है, मैंने आपको बताया भी था, जो प्लेट्यू होते हैं थोड़े उठे हुए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इंडिया का कुछ मैप है, ये जो इंडिया की लैंड फॉर्म है इस तरह से है। यहाँ पर आपकी हिमालय, फिर थोड़ा ये ऐसे हो जाता है, फिर आगे चल के उठाओ पार्ट है। तो यहाँ से जो रिवर्स निकलती हैं अब वो जो आगे जाएंगी तो क्या करेगी, यहाँ पर थोड़ा ये गड्ढा सा हो रहा है, तो जो अपना साथ वो जो भी कंकड़ पत्थर मिट्टी है ना, सल्ट वगैरह लेकर आएगी वो उसको यहाँ फिल कर देगी, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। और जैसे ये पूरा फिल हो जाएगा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका प्लेन एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है उनकी शुरुआत हुई है, उनकी फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ पर जो सबसे मेजर रोल जो प्ले करा है, सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करा है वो किसने किया है, हमारे रिवर्स ने किया है यहाँ पर। और उनमें कौन कौन सी रिवर आती है, इंडस रिवर हो गई, गंगा रिवर हो गई, ब्रह्मपुत्रा रिवर हो गई, और उनकी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज वो कौन सी रिवर होती हैं जो आगे चल के इन रिवर को क्या करती है, जो वाटर होती है वो प्रोवाइड करती है, जो बाकी छोटी छोटी रिवर होती है सब आके इनमें जुड़ जाती हैं। और जो ये प्लेन एरिया होता है इसमें जो मोस्टली जो सॉइल होती है वो कौन सी होती है, एलुवियल सॉइल होती है। और एलुवियल सॉइल ऐसी सॉइल है जो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अगर मैं एरिया की बात करूँ कि ये कौन से एरिया में आपको नॉर्दर्न प्लेन दिखाई देगा, तो ये आप यहाँ जो आपका एरिया है वो ये इस तरह से हमारा मैप है ये, तो यहाँ जो ये पूरा ये वाला जो एरिया है ये जिसमें हमारा बिहार, यूपी, ठीक है, आगे चल के कुछ पार्ट जो दिल्ली का होता है वो सब आ जाता है, तो वहाँ से ये सारा का सारा हमारा नॉर्दर्न प्लेन बनाता है। ये एरिया बिल्कुल प्लेन होता है, यहाँ पर आपको कोई ऊबड़ खाबड़ नहीं दिखाई देगी। अगर बात करें कि इसको भी आगे चल के कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है जिससे कि आपको ना इसकी सही तरीके से पहचान हो पाए कि कौन सी सॉइल इसमें कैसे कैसे बनती है और किस तरह से चलती है आगे तक, क्योंकि यहाँ पर भी ना आपको थोड़े थोड़े ना जो यहाँ के जो फीचर्स है सॉइल के वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर ना आपको थोड़े कुछ डिफरेंसेस दिखेंगे उनमें, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वो डिफरेंसेस क्यों हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा कुछ और बता दूं कि जो नॉर्दर्न प्लेन होते हैं अगर मैं उनकी बात करूं कि वो कितने एरिया में स्प्रेड करते हैं, तो अगर एरिया की बात करते हैं तो वो आपके 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड करते हैं, वो कम से कम इतने ज़्यादा फैले हुए हैं वो आपके। ठीक है, और अगर लंबे की बात करें जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये कुछ इस तरह से मैप है हमारा, ठीक है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना इसे। तो ये जो पूरा जो एरिया है यहाँ से ये वाला शिवालिक से जो नीचे नीचे वाला एरिया मैंने आपको बताया भी था कि शिवालिक तक तो माउंटेन्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो नीचे वाला जो एरिया होता है उसके वो सारा हमारा प्लेन्स में ही आता है। तो यहाँ पर सॉइल फर्टाइल होती है, पानी भी अच्छा खासा होता है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भी यही है आपका, क्योंकि देखिए प्लेन एरिया है, थोड़ा लोग जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं वहाँ पे जाने की कोशिश नहीं करते हैं, नीचे आते हैं तो वहाँ प्लेट्यू कल्टीवेशन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये एरिया ऐसा है जहाँ पर कल्टीवेशन बहुत अच्छी होती है, और ये शुरू से हम हिस्ट्री से देखते आ रहे हैं कि जहाँ पर कल्टीवेशन बहुत अच्छी होती है वहाँ एरिया, उस एरिया के आसपास जो लोग होते हैं सबसे ज़्यादा वहीं रहते हैं। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ जो कहाँ तक ये फैल रही है, जो लॉन्ग है ये आपका 2400 किलोमीटर लॉन्ग जाएगा ऐसे। ठीक है, और अगर ब्रॉड की बात करूँ इस तरह तो ये है आपका 240 से 320 किलोमीटर, 240 से 320। ठीक है, तो लॉन्ग ज़्यादा है ना, ब्रॉड कम है। यहाँ पर आपको बहुत तरह के जोग्राफिकल फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे अलग अलग, जिसमें पहला पड़ता है हमारा
रिवराइन आइलैंड, ठीक है, आपने सुना भी होगा रिवराइन आइलैंड किसे बोलते हैं, ठीक है। देखिए रिवराइन आइलैंड में क्या होता है, जैसे हमारी रिवर्स होती हैं, ठीक है, वो जा रही हैं, ये इस तरह से बह रही है, ठीक है, तो वो अपने साथ, मैंने आपको बताया था कि हिमालय से बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है। आते आते क्या होता है, कुछ जैसे कि बड़े बड़े बीच में से पत्थर वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, वो जो जगह होती है ना वो पूरी फिल हो जाती है, धीरे धीरे उन कंकड़ पत्थर से वो पूरा का पूरा ना लैंड ही बन जाता है, और जो ये रिवर होती है ये अपना दूसरा रास्ता बना लेती है ऐसे, ठीक है, उसके ऊपर से ना जाके ऐसे बना लेती है। तो ये जो बीच में जो ये बन जाता है, ये पूरी लैंड जो बन जाती है रिवर के बीच में, इसको हम बोलते हैं रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई रिवर अपने साथ बहुत सारी जब चीज़ें लेकर आती है तो किसी वजह से जब क्या होता है, वो जो चीज़ें होती है वो बीच में रुक जाती हैं, और रुकते 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 बहुत सारी एक बड़ी अमाउंट में वो जो चीज़ है वो इकट्ठा हो जाती है, जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, और आगे चल के वो बिल्कुल वैसी जैसे एक लैंड फॉर्मेशन होती है ना, वैसा अपने आप को क्रिएट कर लेती है, और उसी को बोलते हैं हम रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। एक होता है आपका द्वाब, है ना, ये भी आपने काफ़ी बार सुना होगा कि द्वाब्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज भी सुनी होंगी। तो ये सारे ना नॉर्दर्न जो आपकी हिमालय से निकलती हुई जो रिवर है वो अलग अलग ये जोग्राफिकल फीचर्स ना शो करती हुई चली जाती हैं। द्वाब क्या होता है, देखिए द्वाब ही ऐसा होता है कि जो दो रिवर हैं उनके बीच की जो लैंड होती है, बताती हूँ, एक रिवर ये जा रही है, एक रिवर ये जा रही है, ये रिवर 1 है आपकी और ये रिवर 2 हो गई, इसके बीच का जो ये लैंड वाला जो पार्ट है, ये जो लैंड है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं दुआ। और ये दुआ भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव पार्ट होता है क्योंकि इसको पानी भी अच्छा खासा मिल रहा है, ऊपर से जो रिवर होती है वो अपने साथ उसकी जो सॉइल होती है जो रिवर की, वो अपने साथ बहुत सारी सॉइल लेकर आती है, और वो जो सॉइल होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है। तो इसलिए जो ये बीच का जो पार्ट होता है, ये लैंड वाला जो पार्ट होता है, ये दो रिवर के बीच का जो लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा इसीलिए फर्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, और एग्रीकल्चर इससे बहुत अच्छा होता है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर किस तरह की यहाँ पर सॉइल होती है, वो सब ये मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या होता है, हमने रिवर के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मैं जैसे कोई रिवर है, ठीक है, यहाँ से ये रिवर जा रही है और किसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, इसको अपना रास्ता चेंज करना पड़ गया, ठीक है, क्योंकि मान लो कोई रॉक आ गई बीच में, है ना, कोई पत्थर आ गया, तो ये अपना रास्ता चेंज कर लेती है। फिर आगे चल के फिर ये और दो पार्ट में से टूट जाती है, ऐसे टूट रही है, ठीक है, आगे चल के और दो पार्ट में, तो ये पानी को ना अपने पानी को बांट देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हमें एक नेटवर्क शेप में दिखाई देगी, जो जैसे नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है ना, बिल्कुल वैसे दिखाई देगी, क्योंकि एक में से निकल के ऐसे मुड़ रही है, फिर इसमें से आगे 2 हो जाएंगी, फिर आगे इसमें से 3 हो जाएंगी, तो इस तरह से हमें ना ब्रांच फॉर्म में दिखती है ये। तो अभी आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा हमने रिवराइन आइलैंड के बारे में जाना। रिवराइन आइलैंड क्या होता है, जब रिवर जा रही है लेकिन किसी वजह से क्या होता है, बीच में जो बड़े बड़े रॉक होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, और वो बार बार सेटल डाउन होने की वजह से क्या होता है, वो अपने आप को क्या बना लेते हैं, वहीं पर ही एक लैंड फॉर्मेशन ले लेते हैं, और वहाँ पर वो आइलैंड बन जाता है रिवर के बिल्कुल बीच में ही, सब कुछ जो कंकड़ पत्थर रॉक्स वगैरह इकट्ठा हो गए। दूसरा हमने द्वाब, दो लैंड के बीच का जो एरिया, दो रिवर के बीच का जो एरिया होता है, सॉरी, उसे बोलते हैं द्वाब, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटरी जो रिवर होती है वो अपनी जो अपना जो पानी होता है उसको छोटी छोटी रिवर्स के थ्रू खुद ही बनाती है वो उनको, और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ऐसे ब्रांच फॉर्म में, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे बड़े रिवराइन आइलैंड की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ा जो रिवराइन आइलैंड है वो कौन सा है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, जो हिमालय से होकर निकलती है और इंडिया में कहाँ पर आकर मिलती है, अरुणाचल प्रदेश से जो दिहांग जॉर्ज है वहाँ से आके वो इंडिया में एंटर करती है। तो वो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके ऊपर ही सबसे बड़ा एक रिवराइन आइलैंड है जिसका नाम है माजुली, ठीक है ना। तो माजुली क्या है, ये सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। तो आपको इसे याद रखना है कि जो सबसे बड़ा रिवर एंड आइलैंड कौन सा है, तो आप कहोगे माजुली, ठीक है। रिवर एंड आइलैंड में आपको बताइए कैसे बनता है। रिवर में क्या हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है, वो डिपोजिशन क्या ले लेता है, फॉर्मेशन कर देता है वो लैंड की बिटवीन द रिवर्स, ठीक है, जिसकी वजह से जो रिवर की जो वेलोसिटी होती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और वहाँ पर वो जो आइलैंड होता है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। देखो अगर मैं बात करती हूँ डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, तो नॉर्थ प्लेन के भी जो उनके भी ना डिवीजन्स किए हुए हैं उनके एरिया के अकॉर्डिंग। तो नॉर्दर्न प्लेट को, जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है पंजाब प्लेन आपका, ठीक है, उसके बाद फिर आता है आपका गंगा प्लेन, उसके बाद फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो देखिए जो पंजाब प्लेन है इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, आपको पता है ना, ये इस तरह से मैप हो गया ये, ठीक है, यहाँ से पूरा ये ऐसे जा रहा है, ये पूरा आगे तक ये, ठीक है। तो ये पूरा जो एरिया ये हो गया आपको पंजाब प्लेन। इसका जो कुछ पार्ट है वो आपको पाकिस्तान में भी है, क्योंकि सारा पंजाब आपका इंडिया में तो है नहीं, तो वहाँ पर भी कुछ पार्ट है। तो ये वेस्टर्न पार्ट है, ये जो नॉर्दर्न प्लेन है इसका पूरा वेस्टर्न पार्ट आपका
पंजाब प्लेन है। अब ये बनता कैसे है, हमने अब यहाँ पूरा का पूरा हम जो रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इंडस और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो जो इंडस रिवर है और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सब रिवर्स आती हैं, यही सब मिलकर क्या बनाती हैं, इस पूरे के पूरे नॉर्दर्न प्लेन को बनाती हैं। ठीक है, और ये पूरा सेक्शन कौन सा होता है, ये दुआब वाला सेक्शन होता है, पूरा का पूरा ये दुआब पर ही डोमिनेट करता है। ठीक है, तो पंजाब प्लेन कौन सा है हमारा, ये वाला जो पंजाब में और कुछ पाकिस्तान में है। इनको बनाती कौन है, इनको जो इंडस सिस्टम है, जो इंडस है और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, चेनम, वो चेनाब, रवि, ब्यास, ठीक है, सतलुज, वो सब मिलके बनाती हैं इसको। ठीक है, जो कि यहाँ पर जो वर्ड है, जो पंज है, ठीक है ना, पंजाब का जो, अगर हम जो पूरा का पूरा जो नाम है ना पंजाब, अगर इसका हम पंज देखते हैं, PUNJ, ठीक है, तो इसका मतलब होता है 5, और जो लास्ट में इसमें AB की जो स्पेलिंग है उसका मतलब होता है वाटर। ठीक है, क्योंकि ये एरिया ही ऐसा है जो कि क्या करके बना है, जो लैंड है वो किसके बीच में है, वो रिवर के बीच में। अगर आप पंजाब वाला एरिया देखोगे तो जो 7 वहाँ से जो रिवर है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है और उन्हीं के बीच में ये लैंड वाला एरिया है। तो इसीलिए इसका अगर हम नाम ही देखते हैं तो ये पन से मतलब होता है 5, और जो ये AB है इसका मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे अच्छे से। देखिए सेकंड नंबर पे आता है आपका गंगा प्लेन। ठीक है, ये तो हमने पढ़ ली, किसकी बात कर ली हमने अभी, पंजाब प्लेन्स की। अब बात करते हैं गंगा प्लेन्स की। गंगा प्लेन्स में क्या है, अब आगे चल के फिर वही मैप है हमारा यहाँ पर ये इस तरह से। ठीक है, ये पूरा पंजाब वाला पार्ट हो गया, आगे चल के अब ये हमारा यहाँ पर गंगा प्लेन, क्योंकि यहाँ से सारा का सारा अब कौन सा मानेगी, गंगा रिवर। तो यहाँ जो रिवर होती है वो जाती है घग्गर और तिस्ता तक। ठीक है, और आगे पूरा स्प्रेड करती है ये हरियाणा, दिल्ली, UP, बिहार, ठीक है, झारखंड और वेस्ट बंगाल तक। क्योंकि वेस्ट बंगाल में जाके फिर क्या होता है, बे ऑफ बंगाल में जाके जो गंगा होती है वो अपने पानी को ड्रेन आउट कर देती है। तो इसीलिए घग्गर से तिस्ता रिवर तक, और फिर कहाँ तक स्प्रेड करती जाती है, पूरा हरियाणा, UP, बिहार, दिल्ली, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे गंगा प्लेन के। उसके बाद फिर आता है हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये आगे चल के, और क्योंकि यहाँ से पूरा ये लैंड है ना, ये पूरी माउंटेन्स है, तो यहाँ से फिर ये ब्रह्मपुत्र एंट्री कर लेती है इंडिया में। तो यहाँ से फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन शुरू हो जाता है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से बनता है, जिसका मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो आपका असम वाला स्टेट होता है, और उसके जो छोटा मोटा जो थोड़ा बहुत उसका आसपास का एरिया होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक ये पूरा का पूरा ये आपका नॉर्दर्न प्लेन होता है, ये वाला जो एरिया होता है पूरा शिवालिक से नीचे ही जैसे आप आओगे, और फिर ये पूरा इस तरह से ये आपका नॉर्दर्न प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 3 प्लेन पढ़े, कौन कौन से, पंजाब पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने गंगा प्लेन पढ़ा, और उसके बाद फिर हमने पढ़ा ब्रह्मपुत्र प्लेन पढ़ा। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जो रिवर है वो अपने साथ बहुत कुछ लेकर आती है, सैंड, सेल्ट, क्ले, ये रॉक्स, ठीक है, सब चीज़ें लेकर आती है। अब हम देखेंगे कि वो लेकर आती है तो कैसे कैसे फिर वो सेटल डाउन होती है आगे तक, और किस तरह से फिर हमारी जो नॉर्दर्न प्लेन्स वगैरह है वो बनता है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आता है इसमें भाबर। ठीक है, फिर जो तराई होती है, फिर भांगर। ठीक है, तो ये हम सारे टर्म्स एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ पहले से, इस तरह से ये हो गया हमारे माउंटेन्स। ठीक है, अब जो माउंटेन्स पे से जब रिवर निकलती है तो अपने साथ हम बड़े बड़े पत्थर लेकर आती है, तो ये वो बड़े बड़े पत्थर हो गए। फिर आगे चल के ये थोड़े छोटे हो जाते हैं, फिर ये थोड़ा प्लेन सा ये हो जाता है ये। ठीक है, अब देखिए, तो ये काफ़ी लंबी एक बेल्ट होती है 8 to 16 किलोमीटर की, जो आपकी भाबर रिवर होती है। ठीक है, जो शिवालिक के बिल्कुल पैरेलल में चलती है। मैंने आपसे कहा था जैसे शिवालिक खत्म होता है तुरंत फिर हमारा नॉर्दर्न प्लेन शुरू हो जाता है, और वहीं से फिर जो शिवालिक से होते हुए सारे रिवर पैरेलल निकलती हुई आ जाती हैं। ठीक है, ये जो आपका स्लोपी एरिया है यहाँ से निकल कर ही ऐसे आ जाती हैं। तो जो भाबर होता है उसमें ज़्यादातर क्या होता है, मैंने आपको बताया, ये जो पेबल्स होते हैं, ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर इस भाबर में इकट्ठे हो जाते हैं। तो यही है हमारा भाबर वाला पार्ट। ठीक है, इसे बोलते हैं भाबर, कि जब जो रिवर होती है वो बड़े बड़े पत्थर से क्या कर देती है, इसको भर देती है। जो रिवर होती है बड़े बड़े पत्थर अपने साथ लेकर आती है, और यहाँ पर क्या होता है, इन बड़े बड़े पत्थर की वजह से ना रिवर की जो स्ट्रीम्स होती है, जो पानी होता है वो भी दिखाई नहीं देता। जैसे कि ये बड़े बड़े पत्थर हो गए, बहुत सारे हो गए, तो जो रिवर है ना वो इन्हीं में से ऐसे कोई निकल रही है, कोई कहीं से निकल रही है ऐसे, तो वो पूरी तरह से ना रिवर तो दिखाई नहीं देती, बस बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं और उनके बीच में थोड़ा बहुत पानी दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो रिवर की जो स्ट्रीम्स होती हैं वो पूरी तरह से हमें गायब दिखती हैं। अब मैंने आपको बता दिया किस तरह से, है ना, जो लोग कभी गए भी होंगे तो उनको पता होगा, ये जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनके बीच में से पानी निकलता है, तो वहाँ पर उसे दिखने में ना वो रिवर जैसा नहीं लगता, तो स्ट्रीम्स आपकी डिसअपियर हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये सारे के सारे जो पेबल्स होते हैं यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, फिर आगे चलते हैं। आगे फिर जो ये वाला जो एरिया मैंने आपको बताया, जो ये वाला एरिया बताया मैंने आपको, सेकेंड, हाँ, ये तो हो गया भाबर हो गया। फिर अब जो ये वाला एरिया है, ये एरिया कैसा होता है, ये थोड़ा दलदली एरिया होता है, क्योंकि अब इस एरिया में आके यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर तो है ही नहीं,
है ना, पानी निकल आया अब यहाँ पर। तो ये काफ़ी ज़्यादा वेट, स्वैम्पी और मार्शी रीजन होता है, हम कह सकते हैं जो दलदली क्षेत्र होता है, बिल्कुल वैसा होता है। यहाँ पर वापस से स्ट्रीम्स हमें दिखने लगती हैं, जो रिवर होती है उसकी स्ट्रीम्स वापस से रीइमर्ज हो जाती हैं। और यहाँ पर फिर जो ये दलदली क्षेत्र होता है, पानी भी अच्छा खासा होता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट होते हैं और वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पर बहुत अच्छी होती है, ठीक है, क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं। बाद में क्या होता है, इन्हीं एरिया को काट के फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा लैंड यूज़ की गई थी, वरना शुरुआत में पूरी बहुत अच्छे वाले जंगल थे यहाँ पर। तो ये होता है आपका तराई रीजन, इसे बोलते हैं तराई, ठीक है, ये होता है आपका तराई। साउथ में होता है ये भाबर बेल्ट के, और जो स्ट्रीम्स होती हैं यहाँ पर रीमर्ज हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा वेट होता है, स्वैम्पी होता है, मार्शी होता है, मैंने आपको बता दिया। और वेस्ट बंगाल और भूटान में इसको द्वार कहते हैं, ठीक है ना, जो वेस्ट बंगाल और भूटान में जो पार्ट होता है इसका, इसे द्वार कहते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद आता है फिर हमारा भांगर और खादर। अब देखिए भांगर और खादर में जब रिवर अपने साथ बहुत सारी जो सॉइल है वो लेकर आती है, ठीक है। अब जब वो लेकर आती है तो फिर रिवर तो कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो जो पुरानी सॉइल होती है उस पुरानी सॉइल को क्या बोलते हैं हम बोलते हैं उसे भांगर। और जो नई सॉइल लेकर आ रही है उसे बोलते हैं खादर, जो नई जो डिपॉजिट लेकर आ रही है उसे बोलते हैं खादर। देखिए ये रिवर आ रही है, मान के चलिए ये ऐसे, ठीक है, ये रिवर आ रही है इस तरह से, ये अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है और ये ना इनको किनारों पे इकट्ठा कर देती है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे इकट्ठा कर देती है इसे। अब जब वो फिर से दोबारा से आ रही है, ठीक है, फिर आ रही है, फिर लेकर आ रही है, तो फिर ये फिर वो किनारों पे इकट्ठा कर देती है यहाँ पर ऐसे करके। तो जो ये पुरानी वाली थी ये साइड होती रहती है और इसका ढेर लगता रहता है यहाँ ऊपर, ठीक है, इधर भी ऐसे ढेर लगता रहेगा ऊपर, और नई वाली किनारों पे इकट्ठी होती रहती है। फिर और लेकर आएगी तो फिर ये पुरानी हो जाएगी, ये इसके ऊपर यहाँ पर ढेर लग जाएगा इसका। तो इस तरह से जो ये पुरानी होती है, जो लार्जेस्ट जो क्या कहते हैं, हाँ, जो पुरानी वाली जो होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे भांगर बोलते हैं, ठीक है। और जो ये बार बार जो नई आ रही है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम खादर बोलते हैं। तो आपको याद रखना है जो लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेट का वो किससे बना हुआ है, वो ओल्डर एलुवियम से बना हुआ है, ठीक है। तो ओल्डर, और ये जो क्या होता है, ये रिवर के फ्लड प्लेन की वजह से होता है, जो ये रिवर आ रही है ना ये, हाँ, इसकी वजह से होता है। और ये ना बिल्कुल यहाँ पर टेरेस सा बना देती है, यहाँ पर ऐसे करके बिल्कुल यहाँ पर जो ये सॉइल इकट्ठा होती रहती है तो यहाँ पर बिल्कुल टेरेस सा क्रिएट कर देती है, बार बार नहीं लेकर आती है। फिर जो पुरानी वाली होती है वो वापस यहाँ पर इस टेरेस की फॉर्मेशन से ले लेती है। ये जो पार्ट होता है ये वाला, ये थोड़ा उठा हुआ होता है और ये रिवर यहाँ पर बीच में चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, जो कैल्सीरियस डिपॉजिट इकट्ठे हो जाते हैं, जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर के जो डिपॉजिट होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर। और ये जो होता है, जो भांगर होती है, ये थोड़ी लेस फर्टाइल होती है, ठीक है, खादर से लेस फर्टाइल, क्योंकि पुरानी हो चुकी होती है, जैसे मैंने बताया कैल्सीरियस डिपॉजिट बन जाते हैं इनके, तो ये थोड़ी लेस फर्टाइल होती है। आपने कभी देखा हो छोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, आप उन्हें तो हाथ से फोड़ते तो वो तो रेत रेत से हो जाते हैं, तो वो यही है, ठीक है, जो कैल्सीरियस डिपॉजिट होता है, क्योंकि वो जो सॉइल होती है वो पुरानी हो चुकी होती है, अपनी फर्टिलिटी खो चुकी होती है, तो वो ऐसे दिखने लगती है। फिर अब देखिए खादर में क्या होता है, खादर मैंने आपको बताया ये न्यू सॉइल होती है, तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है, जो होती है ये वापस से हर साल नहीं आती है। मैंने बताया जब जब रिवर आती है तब तक वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है, ठीक है, बहुत फर्टाइल होती है, आइडल होती है बिल्कुल एग्रीकल्चर के लिए, बहुत ही अच्छा इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर है वो आपको इस सॉइल में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये हमारा टॉपिक है पूरा का पूरा ये नॉर्दर्न प्लेन का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपने पेनिनसुलर वाले की पार्ट, है ना, कि पेनिनसुला क्या होता है। तो पेनिनसुला को सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पेनिनसुला है वो आखिर जो वर्ड है वो है क्या। तो ये पेनिनसुला का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जो तीनों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि जो हमारे इंडिया का जो ये नीचे वाला जो पार्ट है, अगर आपने देखा है तो मैप में ऐसे करके है ना, तो ये तीनों साइड से क्या है, ये पानी से तो कवर है, ये नीचे से भी, ठीक है ना, इधर से भी इधर से भी। तो जो कोई भी लैंड का ऐसा पार्ट जो तीनों साइड से पानी से कवर हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला बोलते हैं। अब इस पेनिनसुला के अंदर हम एक टर्म पढ़ेंगे, प्लेट्यू पढ़ेंगे। तो प्लेट्यू में आपको बहुत बार बता चुकी क्या होता है कि जो बिल्कुल जो हमारा सरफेस होता है उससे जो थोड़ा उठा हुआ पार्ट होता है, ठीक है, और ऊपर से ये भी ना प्लेन ही होता है बिल्कुल, जैसे हमने नॉर्दर्न प्लेन्स देखे ना ऐसे होता है, बस ये क्या होता है, ये सरफेस से उठा हुआ होता है, इसको हम टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हैं क्या। तो देखिए इसके अंदर जो पेनिनसुला है इसके अंदर बहुत सारे हिल्स भी होती हैं, जैसे कि अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, वेस्टर्न घाट, सह्याद्री, ईस्टर्न घाट, ठीक है। और ये प्लेटू है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट, मालवा, डेक्कन, छोटा नागपुर। दो कोस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें, ईस्ट कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट। सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से बताऊँगी कि होती क्या। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या इसके बारे में बात की गई है। इसमें कहा है कि जो पेनिनसुला प्लेटू है वो टेबल लैंड की तरह होता है और वो किस चीज़ का बना होता है, वो क्रिस्टलाइन और इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक का बना होता है। तो देखिए ये जो हमारा प्लेटू वाला जो पार्ट है ये क्या हुआ था, जब ड्रिफ्टिंग हो रही थी ना,
जब जो ऊपर, जो मैंने आपको बताया था, जो ये यहाँ से जो गोंडवाना लैंड से जो पार्ट टूट के यहाँ ऊपर जा रहा था, तो जब ये जा रहा था ना, इसके अंदर बहुत सारे कोलिजन और ड्रिफ्टिंग वगैरह चल रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ था, यहाँ पे बहुत सारे जो वोल्केनोज निकल रहे थे, है ना, उन वोल्केनोज की वजह से ये सारे जो हमारे प्लेट्यू वगैरह वो बनते हैं। तो यहाँ पर जो ये जो निकलते हैं ना, जो ये सॉइल होती है, ये फिर बाद में जाके जो यहाँ पर जो मेटामॉर्फिक जो रॉक्स बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स तब बनती है जब टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो यहाँ पर जो आपको रॉक्स दिखेंगी वो आपको क्रिस्टलाइन होंगी और काफ़ी पुरानी होंगी, इग्निशियस होंगी और मेटामॉर्फिक रॉक होंगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर के साथ बनने वाली। ठीक है, पेनिनसुला मैंने आपको बता ही दिया, एक ऐसा लैंडमार्क जो तीनों साइड से वाटर से कवर हो। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंड मास ऑफ इंडिया। कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा स्टेबल लैंड मास है इंडिया का। जो एलिवेशन होता है प्लेटो का, वो कैसे हो रहा है, वो वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है। ठीक है, कि मतलब यहाँ पे जो वेस्ट है इस तरह से हो रहा है, वेस्ट से थोड़ा उठा हुआ है और ईस्ट में आते आते थोड़ा सा ना झुक जाता है ऐसे करके। ठीक है, इससे पता चलता है कि जो ज़्यादातर रिवर होती है उनका जो पानी होता है वो सारा ऐसे ही जाता है, और इधर बे ऑफ बंगाल में मिलता है। इंडिया ना इस तरह से, ये का नीचे वाला मैप है, तो सारा पानी ना इस साइड गिरता है ऐसे, इधर कम गिरता है, क्योंकि ये क्या है, इसकी जो डायरेक्शन है और जो इसका एलिवेशन है वो है ही इस तरह से। अब कोई चीज़ ऐसे ऊपर चढ़ के तो जाएगी नहीं, वो नीचे ही आएगी। तो ज़्यादातर जो रिवर होती है वो सारा पानी अपना इस साइड ही डालती है। तो वो क्यों डालती है, रीज़न में पता चल गया, क्योंकि जो हमारा प्लेटू है उसका जो एलिवेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। जो हमारा पेनिनसुला प्लेटू है, यहाँ पर ब्लैक सॉइल है, क्योंकि जो वॉल्केनो के बाद जो लावा होता है वो बाद में किस पे चेंज हो जाता है, वो आपकी ब्लैक सॉइल में चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने बहुत सारे ये पॉइंट है, ये पढ़ लिए पेनिनसुला के बारे में। अब हमारी जो अरावली हिल्स क्या होती हैं। ठीक है, जो अरावली हिल्स है हमारी, वो आपको पता है वो कहाँ पर है, मैं आपको मैप में दिखाती हूँ इस तरह से, इस एक सेकेंड से, यहाँ से ये इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पूरा पार्ट है, इस तरह वाला जी, ये जो राजस्थान से होकर निकलता है। ठीक है, तो ये पूरी हमारी अरावली हिल्स है, और ये बहुत ही पुरानी हिल्स है हमारी। ठीक है, अरावली हिल्स कहाँ पर है, वेस्ट और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू। तो ये पूरा का पूरा नीचे, यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन के बाद हमने पढ़ा था, उसके बाद ये नीचे ना पूरा का पूरा हमारा पेनिनसुला वाला ही पार्ट आता है। सबसे पहले ऊपर हमारे यहाँ हिमालयाज आ जाते हैं, फिर ये हमारा पूरा नॉर्दर्न प्लेन होता है, ये पूरा जो ऐसे जा रहा है, और उसके बाद फिर नीचे पूरा का पूरा ये हमारा पेनिनसुला आ जाता है। तो ये पेनिनसुला का ही पार्ट है, जो ये अरावली हिल्स है, ये उसी में ही है, और ये काफ़ी ज़्यादा हाईली इरोडेड हिल्स हो चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा टूट चुकी है। यहाँ से सॉइल इरोजन भी काफ़ी हो रहा है। ये आपकी गुजरात से शुरू होती हैं और दिल्ली तक जाती हैं। ठीक है, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक जाती हैं, और ओल्डेस्ट माउंटेन है इंडिया की। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडिया का ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है, तो आप अरावली हिल्स बताओगे। तो मैंने बता दिया इसमें क्या कौन कौन से पॉइंट, कि एक तो ये नॉर्थ वेस्ट की साइड है, इस साइड है, ऊपर से ये पेनिनसुला का पार्ट है, हाईली इरोडेड हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉक हो चुकी है, टूट चुकी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये, और गुजरात से दिल्ली तक जाती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है इनकी, और ये ओल्डेस्ट माउंटेन है इंडिया का। अगर बात करें कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है आपकी गुरु शिखर। ठीक है ना, जो गुरु शिखर है वो सबसे ऊंची चोटी है अरावली हिल्स पे, जो कि राजस्थान में पड़ेगी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि अरावली हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताओगे गुरु शिखर, जो कि आपकी राजस्थान में पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे थार डेजर्ट के बारे में। देखिए थार डेजर्ट, ये तो पता ही है आपको, जो सबसे ज़्यादा डेजर्ट वाला एरिया है। तो इंडियन डेजर्ट जो लाई करता है वो आपका जो वेस्टर्न मार्जिन है अरावली हिल्स की, वहीं से करता है, क्योंकि जहाँ से वो अरावली हिल्स निकल रही है वहीं से आपको क्या पूरा वो डेजर्ट वाला जो पार्ट है वो वहीं से शुरू हो रहा है। मैंने आपको बता दिया जैसे कि ये, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये आपका, ये पूरा का पूरा आपको क्या है, इंडियन डेजर्ट है। ठीक है, और यहाँ पर सैंड ड्यून्स बनते हैं। देखिए सैंड ड्यून्स मैंने आपको क्या बताया था, मतलब बताया नहीं है, बताऊंगी। सैंड ड्यून्स क्या होता है, जो सैंड होता है वो उड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर हवा चलती रहती है, जो डेजर्ट होते हैं, तो उड़ के ना इस तरह से ऐसे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, ये इकट्ठा हो जाते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरह ढेर लग जाते हैं जगह जगह पे, उनको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, और बाद में किस में चेंज हो जाता है, ये इन्हें ढेरियन बोलते हैं, मतलब ये ना कुछ इस तरह से बन जाते हैं ये। ठीक है, थार इज मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ऐसा कौन सा डेजर्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हैबिटेशन है ना, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वरना थोड़ा इस तरह के इलाकों में पॉपुलेशन कम ही रहती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है वो थार डेजर्ट है। यहाँ पर एक ही रिवर बहती है इकलौती, वो कौन सी है, लूनी रिवर है। ठीक है, इस एरिया में एक ही रिवर है जो लूनी रिवर है। जो लार्जेस्ट एरिया होता है, देखो जहाँ डेजर्ट होता है वो वहाँ पर पानी की तो कमी होती है, जिस वजह से वो जो यहाँ की लैंड होती है वो अनफर्टाइल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड वाटर इतना अवेलेबल नहीं होता, और जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर नहीं होगा फिर, तो इसीलिए यहाँ की जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा इनफर्टाइल होती है। और क्या ये जो एरिया है ज़्यादातर ये आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ये राजस्थान वाला जो एरिया है ज़्यादातर यहाँ पर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब विंध्यास की बात करें तो अब विंध्यास देखो है कहाँ, आपको बताती हूँ। ठीक है, ये इस तरह से हो गया हमारा नीचे वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा इधर हो गया अरावली हिल्स। ठीक है,
ये आपका हो गया विंध्यास, ठीक है। फिर ये बीच में आएगा नर्मदा रिवर है जो आपकी ये, ठीक है। तो इट इज़ लोकेटेड पैरेलल टू द नर्मदा रिवर। तो ये नर्मदा जो नर्मदा जो रिवर है, ठीक है, ये बिल्कुल इसके पैरेलल में चलती है विंध्यास हिल्स। विंध्याचल भी बोलते हैं इसको। इसमें आपका बरनार और कैमूर रेंज आ जाती है, यहाँ पे पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, ठीक है। विंध्यास सेपरेटेड डेक्कन प्लेट्यू फ्रॉम राजस्थान इज लोकेटेड एट गुरु शिखर। तो यहाँ से जो ऊपर देखोगे तो ये अरावली हिल्स है और यहीं पर आपको गुरु शिखर मिलेगा। विंध्या सेपरेट करती हैं गैंगेटिक प्लेन नॉर्थ इंडिया को, मतलब ये इसको और इस वाले एरिया को क्या कर देती है, सेपरेट कर देती है। एक तरह से बीच में इनके लिए एक बाउंड्री सी बन जाती है कि ऊपर नॉर्दर्न प्लेन और नीचे ही आपका डेक्कन वाला पार्ट शुरू जाएगा। तो ये आपकी विंध्यास रेंज होती है जो बिल्कुल नर्मदा के बिल्कुल बराबर में चलती है, ठीक है। अब बात करते हैं सतपुड़ा की कि सतपुड़ा रेंज कौन सी होती है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर। तो जैसे कि ये मैंने आपको बताया, ये यहाँ से नर्मदा रिवर है आपकी, ये ऊपर तापी रिवर है, तो ये इनके बिल्कुल बीच में से निकलती है, ठीक है। ये कौन सी होती है आपकी, सतपुड़ा रेंज होती है। जो तापी जो रिवर है उसको ओरिजिनेट कहाँ से, सतपुड़ा हिल से है, ठीक है। और यहाँ की जो सबसे हाईएस्ट पीक है सतपुड़ा की, वो कौन सी है आपकी, धूपगढ़ है यहाँ की हाईएस्ट पीक। पंचमढ़ी नॉन एज द क्वीन ऑफ सतपुड़ा, और जो पंचमढ़ी है उसको क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ सतपुड़ा बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये जितनी भी जो सारी चीज़ें हैं मैं सोच रही हूँ ना आपको एक बार मैप से करा दूँगी। हम एक लेक्चर ऐसा लेंगे जिसमें ना हम पूरा का पूरा ना सिर्फ मैप पढ़ेंगे और मैप से ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर से एक बार देख लीजिए, जो सतपुड़ा है वो कहाँ है आपका, वो नर्मदा और तापी के बीच में है। तापी रिवर की जो ओरिजिन है वही कहाँ से है, वो आपके सतपुड़ा हिल से है। और जो धूपगढ़ है वो हाईएस्ट पीक है यहाँ की। और जो पंचमढ़ी है उसको क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ सतपुड़ा बोला जाता है, ठीक है। ये पंचमढ़ी है, ये काफ़ी क्या ये रेंजेस है हिल्स की, ठीक है। तो इसको क्वीन ऑफ सतपुड़ा बोला जाता है। अब बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स की, ठीक है। तो जो पेनिनसुला जो हमारा प्लेट्यू है, ये पूरा का पूरा जो ये यहाँ पर ये पूरा जो हमारा प्लेट्यू है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। एक तो है सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है, और दूसरा है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। तो जो ये ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला, इसे तो बोलते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट है, ये देखिए नॉर्दर्न प्लेन से नीचे वाले की बात कर रही हूँ मैं, ये नॉर्दर्न प्लेन तो उसके ऊपर है ये, तो जो ये नीचे वाला पार्ट है ये तो सेंट्रल हाईलैंड में आ जाता है। और ये पूरा वाला पार्ट है ये हमारा डेक्कन में आ जाता है। तो अगर सेंट्रल हाईलैंड की बात करूँ तो मैं ये कहाँ है, ये आपकी नॉर्थ, ये जो नर्मदा रिवर है उसके नॉर्थ में है, यहाँ से बीच में से आपकी नर्मदा रिवर निकल रही है, ठीक है। उसके नॉर्थ में आपका पूरा सेंट्रल हाईलैंड है। मेजर पार्ट जो उसमें है वो किसका, मालवा प्लेट्यू का है, जो सेंट्रल हाईलैंड को बनाता है। ये मालवा प्लेट्यू जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसे कवर कौन करता है, फिर ये मालवा प्लेट्यू हो गया, इसको फिर मैंने आपको बताया था। फिर ऊपर क्या आपकी विंध्या रेंजेस है, ठीक है। फिर आपकी इधर साउथ में कौन है, इधर आपकी सतपुड़ा है, क्योंकि नर्मदा से ऊपर क्या है, सतपुड़ा जाती है। अरावली हिल्स आपकी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे बहुत सारे रिवर निकलती है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। और वो सब कहाँ जाती है, साउथ वेस्ट में जाती है, फिर साउथ ईस्ट में जाती है, या तो ये ऊपर जुड़ जाती है या फिर ये इधर आ जाती हैं, क्योंकि ये जो ये वाला पार्ट है ये इस साइड से थोड़ा उठा हुआ है और इस साइड से थोड़ा ऐसे नीचे की साइड को आ रहा है। तो इसलिए सारे रिवर्स ऐसे ही फ्लो करती हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सेंट्रल हाईलैंड और जो डेक्कन वाला जो एरिया है उसको बीच में से कौन इक्वल पार्ट्स में, मतलब इक्वल पार्ट्स में नहीं कहेंगे उसको, कौन बीच में उसकी बाउंड्री बनाता है, तो आप क्या कहोगे, नर्मदा रिवर, ठीक है। तो नर्मदा रिवर है वो उन दोनों को सेपरेट कर देता है, ठीक है। और नर्मदा से ऊपर जो क्या बताया मैंने आपको, नर्मदा से ऊपर जो पूरा सेंट्रल हाईलैंड है उसके ऊपर फिर क्या होती है, उसके ऊपर फिर आपकी पूरी की पूरी विंध्यास रेंज होती है। बहुत सारे रिवर के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो सेंट्रल हाईलैंड होता है वो काफ़ी वाइडर होता है और इधर आते आते मैंने आपको बता दिया थोड़ा नैरो हो जाता है। अब इधर देखिए यहाँ पर अब क्या होता है इसमें, ये बुंदेलखंड का नाम हम सबने सुना है। बुंदेलखंड वाला जो एरिया है वो कौन सा है, जो झांसी के आसपास वाला है। तो इसीलिए अब ये बहुत बड़ा जो प्लेट्यू हो जाएगा, हाईलैंड हो जाएगा, तो इसको भी तो हमें नाम देने पड़ेंगे, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे हम कौन से वाले की बात कर रहे हैं। तो जो आपको ये वाला जो एरिया, ये वाला, ठीक है, ये हमारा कौन सा एरिया, ये है हमारा बुंदेलखंड। फिर आगे अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आओगे ये है हमारा बघेलखंड, ठीक है। और जो सबसे ईस्ट में है, जो बिल्कुल ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है हमारे सेंट्रल हाईलैंड की, वो है हमारा छोटा नागपुर। कौन सा, छोटा नागपुर, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, एक बार फिर से दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। ये नीचे से इंडिया है, तो जो सबसे यहाँ ऊपर है ये है आपका मालवा, ठीक है। उसके बाद ये फिर आप आएगा ये बुंदेलखंड आ जाएगा, फिर ये बघेलखंड आ जाएगा, और जो सबसे ईस्ट वाला जो पार्ट बना रहा है सेंट्रल हाईलैंड का वो होगा आपका छोटा नागपुर, ठीक है। ये आपकी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन होगी, इसके बाद ये फिर प्लेट्यू खत्म हो जाता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से है ये। उसके बाद आप देखते हैं इसमें क्या लिखा है, सेंट्रल हाईलैंड वाइडर होते हैं, मैंने आपको बता दिया। ये बघेलखंड बुघेलखंड बता दिया। छोटा नागपुर मार्क द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन मैंने आपको बता दिया। और यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, दामोदर रिवर, ठीक है। तो यहाँ जो इस एरिया में जो रिवर है इधर ईस्ट साइड छोटा नागपुर के पास, तो वो आपकी दामोदर रिवर है। जैसे दामोदर रिवर को इसे सोरा ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, क्योंकि इस रिवर की वजह से ना बंगाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, ये कभी भी अपना फ्लो चेंज कर देती है। तो इसीलिए इसे बंगाल का दुख कहा जाता है एक तरह से, कि सोरा ऑफ बंगाल।
अब बात करते हैं डेक्कन प्लेटू की। डेक्कन प्लेटू क्या बताया मैंने आपको, यहाँ से जो पूरा ये एरिया है, ये पूरा जो ये ट्रायंगुलर शेप में है, ये पूरा आपका डेक्कन प्लेटू है। इसकी अगर मैं बॉर्डर की बात करती हूँ तो इसका जो नॉर्दर्न बॉर्डर है ये आपका सतपुड़ा बनाता है, ठीक है, पढ़ लिया हमने। फिर यहाँ पर जो रेंजेस निकलती हैं कौन सी, सबसे पहले महादेव, फिर कैमूर हिल्स, फिर मैकाल रेंज, इस तरह से ये जाती हैं, ठीक है। थोड़ा टिल्ट होता है ईस्टर्न साइड, जैसे कि हम हर बार पढ़ते ही आ रहे हैं। इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट की तरफ होती है, इसकी भी यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक्सटेंशन होती है इसकी। यहाँ पर आपका मेघालय प्लेटू बनता है, ये सबसे आगे चल के यहाँ पर मेघालय प्लेटू, ठीक है। और उस मेघालय प्लेटू में छोटी छोटी हिल्स होती है, गारो, खासी, जैंतिया, कार्बी लॉन्ग प्लेटू, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ ये इतना है, ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ से पूरा का पूरा ये आपका, ठीक है। और नीचे आते आते जो इसकी एजेस होती हैं वो किस चीज़ की शुरुआत करती है, वो करती है आपकी ईस्टर्न घाट की और वेस्टर्न घाट की। ईस्टर्न घाट हमारा इधर इधर होता है ये, ठीक है, और ये इधर पूरे के पूरे तरह की हमारा वेस्टर्न घाट होता है। तो इस तरह से पूरी बाउंड्री बना देती है ईस्टर्न घाट के लिए और वेस्टर्न घाट के लिए, सॉरी। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट जो ईस्टर्न घाट का है वो लाई करता है अपना वेस्ट और ईस्ट में डेक्कन प्लेटू के, ठीक है। और जो ये घाट होते हैं इनमें ना दोनों में अपनी अलग अलग ना कुछ इनके डिस्टिंक्ट फीचर होते हैं। देखिए घाट का मतलब यहाँ पर क्या है, अब कोई पहाड़ी है, ठीक है, बड़ी सी हिल्स है, वो दो तरह की होती है। एक तो होती है बिल्कुल ऐसे रेगुलर होती है बिल्कुल, ठीक है, वो बीच में कोई ब्रेक ही नहीं हो रही है, तो उसको पास करने के लिए तो पहाड़ी पर चढ़ के जाना पड़ेगा उस माउंटेन पे है, या फिर उसमें जो पासेज होते हैं, जो रास्ते बने होते हैं, या फिर उनमें से जाना पड़ेगा। तो जो रास्ते बने होते हैं, जो पासेस बने होते हैं, उनको घाट बोलते हैं। हमने हिमालय वाले में ही पढ़ा था ये, तो यही होता है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जो हमारे वेस्टर्न साइड पे जो है इस तरह से यहाँ पर तो रेगुलर पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये कोई यहाँ से ब्रेकेज नहीं है, तो यहाँ से पासेस से ही होकर जाना पड़ेगा। लेकिन जो इधर है यहाँ से ये ब्रेक हो रही है बीच बीच में, तो यहाँ से फिर बिना इनके भी हम पासेस वगैरह के भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आगे इनके बारे में पढ़ेंगे हम, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में। अब बात करते हैं वेस्टर्न घाट की, जिनको सह्याद्री भी बोलते हैं। मैंने बताई दिया आपको ये कहाँ पर होती हैं। इस तरह जो इंडिया से नीचे वाला पार्ट होता है ये होता है आपका वेस्टर्न घाट वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस होती हैं और आप इन्हें क्रॉस कर सकते हैं सिर्फ पासिस के थ्रू, क्योंकि पूरी की पूरी ऐसे बनी हुई हैं। तो यहाँ पर जो पास बने होते हैं पहाड़ों के बीच में से, उनके बीच में से आप इनको पास कर सकते, मतलब इसमें से निकल सकते हो। ये हायर होती है ईस्टर्न घाट से। अगर इसकी बात करें हम तो ये थोड़ा ऊँचा होती है ये, ठीक है, और काफ़ी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं, ये पहाड़ होते हैं, ठीक है। और ये 1900 से 1600 मीटर तक इनकी हाइट होती है, एवरेज जो हाइट होती है। ये जो स्ट्रेच करती है फ्रॉम तापी टू द साउथ ऑफ द नीलगिरी। यहाँ तापी से शुरू होती है, नर्मदा और तापी जो दो रिवर है वहाँ से शुरू होती हैं, और नीचे जो नीलगिरी हिल्स होती है हमारी, वहाँ तक जाती हैं। वेस्टर्न घाट में कौन सी रेन होती है, ऑरोग्राफिक रेन होती है। जो यहाँ से जो मानसून विंड आती है वो अपने साथ जब आती है तो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ होती है ना, ये वो इनको क्रॉस नहीं कर पाती है, वो यहीं पर ही बारिश कर देती हैं। तो इसी को बोलते हैं हम ऑरोग्राफिक रेन बोलते हैं। तो यहाँ पर बारिश भी अच्छी खासी होती है। अगर बात करें इसकी हाइट की तो प्रोग्रेसिवली जो हाइट इंक्रीज़ करती है वो आपकी नॉर्थ से साउथ से करती है। यहाँ पर छोटी होती है पहाड़, या फिर आते आते नीचे आते आते बड़ी होती चली जाती है वेस्टर्न घाट में, ठीक है। और जो सबसे जो हाईएस्ट पीक होती है यहाँ की वो होती है अन्नामुदाई। क्या होती है, जो आपकी अन्नामुदी होती है वो यहाँ की सबसे हाईएस्ट होती है। कितनी हाइट होती है इसकी, 2695 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, एक तो कॉन्टीन्यूस रेंज होती है, कहीं से कोई टूटी फूटी नहीं होती है। अगर आपको क्रॉस करनी है तो सिर्फ पासिस से ही क्रॉस करोगे। हायर होती है ईस्टर्न घाट से, ठीक है। एवरेज हाइट इसकी 900 से 1600 मीटर होती है। स्ट्रेच करती है ये आपकी तापी से साउथ तक करती है, नीलगिरी हिल्स तक, ठीक है। तापी से शुरू होती है और एंड तक नीलगिरी हिल्स तक जाती है। उसके बाद जो यहाँ पर हाईएस्ट पीक होती है आपकी, वो होती है आपकी अन्नामुदाई होती है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं फिर यहाँ पर देखिए क्या कहा गया था, रेंज इज कॉल्ड द सह्याद्री इन द नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट की बात करोगे तो उसको सह्याद्री भी कहा जाता है, वहाँ पर वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहा जाता है, या फिर सहाय पर्वतम कहा जाता है केरला में। तो ये वर्ड याद रखना आपको, कहाँ पर क्या कहा जाता है। तो सह्याद्री कहा जाता है महाराष्ट्र में, और जो सह पर्वतम है वो आपको केरला में कहा जाता है। ये पैरेलल चलता है बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट के, है ना, पूरा ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट, ये जो तट है हमारा, यहीं इसके पैरेलल चलता है बिल्कुल, और कंटिन्यूस होता है और क्रॉस कर सकते हैं पासिस के थ्रू। ये दमन गुजरात नॉर्थ से कन्याकुमारी तक जाता है साउथ तक, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ऊपर नीलगिरी तक जाता है अच्छा खासा। वेस्टर्न घाट में ऑरोग्राफिक रेन होती है, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट विंड होती है, तो यहीं पर ही अपनी बारिश करके चली जाती है। हाइट बता दी मैंने आपको कि सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पीक होती है वो जो अन्नामुदी है उसकी होती है, और उसके बाद जो फिर दूसरे नंबर पर आती है वो है डोडा बेटा, ठीक है। अगर यहाँ पर हिल्स की बात करें कि साउथ इंडिया में हिल्स कौन सी होती हैं, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो देखिए ये यहाँ पर साउथ में है, पालघाट पास के। पालघाट में पास आपको पता है ना, मैंने पिछली बारी मैप में बताया था कहाँ पर है, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे कहाँ पर है ये। तो देखिए यहाँ पर क्या पता है, अन्नामलाई हिल्स हाईएस्ट पीक है अन्नामुदाई की, ठीक है। यहाँ पर जो हिल स्टेशन है मन्नार वो भी यहीं पर ही लोकेटेड है,
ठीक है। उसके बाद दूसरी पहाड़ी है पलनी हिल्स। यहाँ की जो सबसे फेमस जगह है वो है आपकी कुड़ीकनल हिल स्टेशन। तो यहाँ पर जो मेनली जो ज़्यादा जो जगहें हैं ना वो अपने हिल स्टेशन के लिए फेमस है। उसके बाद है जो कार्डामॉम हिल्स है आपकी, ये किसके बीच में, ये आपकी केरला और जो तमिलनाडु है इन दोनों जगह के बीच में आपकी कार्डामॉम हिल्स। ठीक है। तो साउथ इंडिया में आपको 3 तरह की हिल्स दिखेंगी, अन्नामलाई, पलनी और कार्डामॉम। अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक कौन सी है, अन्नामुदई है। ठीक है। और हिल स्टेशन मन्नार भी यहीं पर ही है। पल्ली की जो हिल्स है वो कुड़ाई कनाल हिल्स है ना। और जो कार्डामॉम हिल्स है वो आपकी कहाँ पड़ेगी, वो आपकी केरला और तमिलनाडु के बीच में पड़ेगी। अब बात करते हैं हम ईस्टर्न घाट की। देखिए ईस्टर्न घाट में क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है। यहाँ पर ये पहले इतनी चलेगी, फिर इतनी चलेगी, फिर इतनी चलेगी, ऐसे डिसकंटिन्यूस है ये। तो यहाँ पर इरेगुलर है, और जिस वजह से जो रिवर है ना, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको डाइसेक्ट किया हुआ है, क्योंकि रिवर सारी यहीं से निकलती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं रिवर ने तोड़ा हुआ है इसको, और सारा पानी कहाँ डाल देती है, अपना बे ऑफ बंगाल में डालती है। जितनी भी रिवर यहाँ से सारा पानी इस साइड डाल देती है। ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी रिवर टू द नीलगिरी। ये महानदी रिवर से स्टार्ट होती है और नीलगिरी हिल्स तक आती है। ये भी मतलब दोनों के दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न कहाँ के मिलते हैं, नीलगिरी पे मिलते हैं जाके। ठीक है। जिंदगाड़ा यहाँ पर हाईएस्ट माउंटेन है उसका ईस्टर्न घाट का है, और सबसे जो हम कहेंगे जो सबसे ऊंचा है वो है हमारा महेंद्रगिरी। ठीक है। लोकली दे आर नॉन बाय डिफरेंट नेम। महेंद्रगिरी उड़ीसा में कहा जाता है इसी को, जो कि जिंदगढ़ा है ना, इसी को उड़ीसा में महेंद्रगिरी कहा जाता है। नल्ला मल्ला, ठीक है, नालकोंडा, वेलुकोंडा, ठीक है, और शेषचलम आंध्र प्रदेश, शेवरॉय पंचवलाई तमिलनाडु। तो ये कुछ और पहाड़ियाँ हैं जो बिल्कुल ऐसे करते करते, ठीक है, नल्ला मल्ला होगी, नालकोंडा होगी, ठीक है, ये सब ऐसे करते करते नीचे तक ऐसे आ जाती हैं। ठीक है। ये सबसे यहाँ शेवरॉय होती है, इससे ऊपर ये जावेदी होती है, तमिलनाडु में पंचमलाई है आपकी। तो यहाँ पर ये सारी आपको कहाँ पे दिखेंगी, ईस्टर्न घाट पे दिखेंगी। फेमस है तिरुपति का टेम्पल भी है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है। और कहाँ पर लोकेटेड है, ये तिरुमल हिल्स पे लोकेटेड है। तो ये तो आपको नाम से याद रहेगा कि तिरुमल जो हिल्स है वो आपकी आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पर तिरुपति का मंदिर है। ठीक है। महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हाईएस्ट पीक है, और कहाँ मिलती है, उड़ीसा में मिलती है। शेवरॉय हिल एंड जावेदी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। ठीक है। और ये कहाँ पर मिलती है, साउथ ईस्ट में मिलती है ईस्टर्न घाट की, मतलब ये थोड़ा और नीचे मिलती है। महेंद्रगिरी तो ऊपर उड़ीसा में मिल जाए, ये नीचे आके मिलती है। ठीक है। तो इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। देखिए अब हम पहले बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की, बता देती हूँ मैं आपको कोस्टल प्लेन्स क्या होता है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मैप है, ठीक है, इंडिया का नीचे से इस तरह से दिखता है। तो ये जो बिल्कुल पार्ट जो समुद्र से लगता है ना, इसे हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। जो इधर वाला पार्ट होता है तट वाला, इसे बोलते हैं वेस्टर्न, और जो इधर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट बोलते हैं। जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा, वो एक नैरो प्लेन है जो बिल्कुल सैंडविच की तरह है, किसके बीच में, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी। हमने यहाँ पर पढ़ा था ना, यहाँ हमारी क्या है, ये पूरा हमारा वेस्टर्न घाट है, ये पहाड़ियाँ हैं ये। ठीक है। और यहाँ पर फिर ये क्या है, ये पूरा ये हमारा अरेबियन सी है। तो इसके बीच का जो ये पार्ट है, ये एक सैंडविच की तरह है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में। ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं। इट कंसिस्ट 3 सेक्शन, 3 सेक्शन कंसिस्ट करता है ये। पहला है हमारा कोंकण। ठीक है। जो कोंकण जो पार्ट है वो हमारा कहाँ से शुरू होता है, वो शुरू होता है हमारा मुंबई से। यहाँ से ये मुंबई से लेके ये जो गोवा तक होता है, इसको इतने पार्ट को, इसको हम बोलते हैं कोंकण। ठीक है। उसके बाद फिर आता है ये कर्नाटका वाला, ये आता है ये कर्नाटका वाला, इसको बोलते हैं हम कन्नड़, क्योंकि यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो कन्नड़ बोली जाती है। उसके बाद फिर नीचे जो केरला वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं मालाबार। ठीक है। तो मुंबई से गोवा तक वाला पार्ट को हम बोलते हैं कोंकण। उसके बाद फिर कन्नड़ प्लेन आ जाता है हमारे, जिसे हम कर्नाटका के लिए बोलते हैं। और उसके बाद फिर हमारा नीचे आ जाता है केरला, जिसे हम मालाबार कोस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न जो कोस्ट है वो क्या फॉर्म करती है, एस्चुरीज फॉर्म करती है। देखिए एस्चुरीज क्या होती हैं, जब मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर जो रिवर होती है वो आपकी ईस्टर्न साइड पे जाती है, मतलब सारी रिवर ऐसे बह के जाती है। तो जो ये वाली जो रिवर होती है जो ईस्टर्न घाट से होकर जाती है, ये तो बनाती है डेल्टा, ऐसे ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं, ये ऐसे बहती चली जाती है, अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आती हैं, उनको यहाँ इकट्ठा करके और फिर ऐसे बहुत सारे क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज कर लेती है अपनी रिवर की। लेकिन यहाँ पर जो रिवर होती है वो थोड़ा ऊपर जाके होती है, क्योंकि यहाँ पर तो ये ऐसे नीचे झुका हुआ है ये, लेकिन ये जो एरिया होता है ये उठा हुआ होता है पानी से। तो ये कैसे बनाएगा इस तरह की चीज़ें, क्योंकि कोई चीज़ें तो ऊपर उठ के तो जाने से रही। तो ये क्या करता है, ये बिल्कुल ना सिंपल ऐसे रिवर आती है और एकदम से ऐसे गिर जाती है, सीधा अरेबियन सी में सीधा गिर जाती है, ये कुछ नहीं बनाती है। तो इस जो एकदम से ये पानी ऐसे गिर जाता है, इसको बोलते हैं हम एस्चुरीज बोलते हैं। ठीक है। और जो यहाँ पर ये रिवर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा ये डेल्टा बना रही है, फिर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ऐसे, तो इसको बोलते हैं, ये जो रिवर है इसको ईस्टर्न कोस्ट में माना जाता है। मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि ये है ही इस तरह से। तो यहाँ पर तो आराम से फ्लो करके आती है, लेकिन यहाँ पर ये एकदम से ऐसे गिर जाती है अरेबियन सी में। ठीक है। जो आपके वेस्ट कोस्ट होता है, ये जो वेस्ट कोस्ट है ये ना नैरो होता है, ये कोई बहुत ज़्यादा वाइडर नहीं होता। लेकिन जो ये आपका ये होता है ये बहुत ज़्यादा ब्रॉडर होता है, ये काफ़ी ब्रॉडर होता है, क्योंकि यहाँ पर तो पहाड़ियाँ तुरंत ही है ना, जो आपका वेस्टर्न घाट है तुरंत ही कोस्ट से लग के ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी दूरी पर जाकर है।
यहाँ पर, ये थोड़ा दूर है, इनके बीच में थोड़ा गैप है, ठीक है। सो जो ये स्ट्रिप्स होती है अरेबियन सी पे, ये वेस्ट की साइड, और ये बे ऑफ बंगाल पे ये ईस्ट की साइड। इधर क्या आता है आपका, इधर बे ऑफ बंगाल है इधर आपका, और इधर क्या है आपका अरेबियन सी है, तो आपको याद रखना है। और नीचे क्या आपका इंडियन ओशियन है। तो पूरा मैंने आपको बता दिया। इधर क्या होता है, नैरो होता है। नैरो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो कोस्ट और जो पहाड़ियाँ होती है उनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता। लेकिन इधर क्या होता है, ये ब्रॉड होता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी पहाड़ियाँ जो होती है, वेस्टर्न घाट वो सॉरी जो ईस्टर्न घाट है वो थोड़ा अंदर की साइड जाकर है, ठीक है। इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, इधर आपका अरेबियन सी है। जिस तरह से हमने इधर देखा था कि 3 पार्ट में बांट दिया था, मुंबई से गोवा, कोंकण, कर्नाटका कन्नड़, ठीक है ना, और केरला मालाबार, वैसे ही सेम इधर भी हुआ है। इधर क्या किया गया, इधर पूरा का पूरा ना ये नॉर्दर्न सरकार बांटा गया। ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपका नॉर्दर्न सरकार है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका क्या है, वो आपका नीचे कोरामंडल कोस्ट है, ठीक है। जो तमिलनाडु वाला जो पार्ट है इधर आपका ये, ठीक है, ये आपका कोरामंडल है, और जैसे ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर क्या है, ये नॉर्दर्न सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे किस तरह से ये इस एरिया को अलग से बताने के लिए इनको ऐसे नाम दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से आपके बहुत सारी जो रिवर्स है वो आती हैं, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, सारी की सारी निकलती हैं यहाँ से वेस्टर्न घाट से, और सब कहाँ से होके जाती हैं, यहाँ से ड्रेन करती हैं अपने वाटर को बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा था हमारा कोस्टल प्लेन जो हमने पढ़ा, वेस्टर्न घाट और हमारा ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने आइलैंड वाले पार्ट की तरफ कि आइलैंड्स क्या होता है, और ये जो फिजिकल फीचर है पक्का, जो ये हमारा आइलैंड है ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद जो हमारे पूरे जो फिजिकल फीचर्स है वो हमारे खत्म हो जाएंगे। तो देखिए अब आ गए हैं हम अपने आइलैंड्स पे। हमारे पास 2 मेजर आइलैंड्स हैं इंडिया के, एक बे ऑफ बंगाल में है इधर बे ऑफ बंगाल में, और दूसरा इधर अरेबियन सी में है, ठीक है। दोनों ही पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ते हैं हम अंडमान निकोबार के बारे में। देखिए जो अंडमान निकोबार है उसमें पूरे 572 आइलैंड है। एरिया वाइज ये लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी भी है इंडिया की, एरिया वाइज काफ़ी बड़ी लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। इनको हम जो इमरल्ड आइलैंड्स भी बोलते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स, ठीक है। एंड पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ द अंडमान निकोबार, एंड द सेलुलर जेल इज ऑल्सो नोन एज काला पानी वॉज अ कॉलोनियल प्रिजन इन द पोर्ट ब्लेयर। आपने सुना भी होगा कि काला पानी की जेल के बारे में सुना होगा, तो काला पानी की जो जेल है वो आपकी यहीं पर ही है, ठीक है, वो अंडमान निकोबार में ही है। और ये जो प्रिजन है ये अभी की नहीं है, बल्कि ये बहुत पुरानी है, अंग्रेजों से के टाइम की है ये, ठीक है। तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे जो अंडमान जो निकोबार आइलैंड है वो हमारे किसी और के नहीं, बल्कि वो किसके पार्ट है, वो हमारे माउंटेन्स का ही पार्ट है। कि जो पूरा जो माउंटेन्स था इस तरह से जो है ये जब ऐसे करके पूरा आता है पूरा ये, फिर ये वेस्ट ऑफ बंगाल से, तो यहाँ पर देखिए मैप ये अगर मैं बात करूँ तो यहाँ इस तरह से, तो यहाँ पर है ये, ठीक है ना, ये जो आपके अंडमान निकोबार है। जैसे कहा जाता है कि जब माउंटेन्स ऐसे करके ऐसे आ रहे थे ना, तो इसी का कुछ पार्ट टूट के ना ये बे ऑफ बंगाल में आ गया है ना, और ये क्या बन गई, ये आइलैंड बन गए। तो इनको माउंटेन का पार्ट बताया जाता है, क्योंकि माउंटेन आ तो वैसे ही रहे थे, ऊपर से पूरा घूम के नीचे फिर ये वो क्या कहते हैं, नीचे फिर पूरा बे ऑफ बंगाल की तरफ से ऐसे निकल के जब तक वो नीचे आ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमारी पटकाई अरुणाचल प्रदेश से निकल कर आता है, फिर वो मीज़ो हिल्स आपकी मिजोरम से निकल कर आती है, तो वो नीचे पूरा हमारा हमें वेस्ट बंगाल तक देखने के लिए मिलता है। तो वो कहा गया है इसलिए कि कुछ पार्ट ऐसा है जो ना ये बे ऑफ बंगाल में आ गया, और इन्हीं से हमारा क्या बने, अंडमान निकोबार बने हैं, ठीक है। तो इनको बारे में मैंने आपको बता दिया कुछ पॉइंट्स, आगे देखते हैं। इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो एक जो इंडिया का जो एक ही है एक्टिव वोल्केनो, और वो कहाँ पर मिलता है, वो आपको अंडमान निकोबार पर मिलता है, ठीक है। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, सैडल पीक बताओगे, और ये कितनी है, 732 मीटर, ठीक है। ये आप ही कहाँ पड़ती है, आपकी नॉर्थ अंडमान आइलैंड में पड़ती है। इसके देखिए बहुत छोटे छोटे पार्ट है, जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है इसके बहुत छोटे छोटे पार्ट है। डक्कन पास क्या होता है, ये एक स्ट्रेट है इंडियन ओशियन में, इट सेपरेट ग्रेट अंडमान टू द नॉर्थ एंड लिटिल अंडमान टू द साउथ, ठीक है। तो जो अंडमान है इसके बिना ये ना पूरा एक नहीं है, अगर आप सोचें कि पूरा एक ऐसा कॉन्टिनेंट तो एक ही नहीं है, इसके बहुत छोटे छोटे से पार्ट है ऐसे, ठीक है, इस तरह से। जब कंबाइन हो गए पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड बनता है, ये हमने देखा अभी 572 आइलैंड्स है इसके अंदर, अंडमान निकोबार के अंदर, ठीक है। तो ये डक्कन पासेज क्या है, ये क्या सेपरेट करता है, ये ग्रेट अंडमान को जो कि नॉर्थ में है, उसको जो लिटिल अंडमान जो साउथ में है, ये मतलब ये आपका ये हो गया ग्रेट अंडमान, और ये हो गया आपका लिटिल अंडमान। तो इन दोनों को सेपरेट कौन करता है, आपका डक्कन पास करता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसको सेपरेट कर रहा है, तो ग्रेट अंडमान को किससे सेपरेट कर रहा है, नीचे जो लिटिल अंडमान है उससे सेपरेट कर रहा है, ठीक है।
और इनको कौन सेपरेट करता है, जो आप देखिए ये तो हो गया, ये तो दोनों के बारे में बात कर ली हमने, दोनों अंडमान के बारे में बात कर ली। अब ये कह रहा है कि जो अंडमान आइलैंड है और जो निकोबार आइलैंड है उसको कौन सेपरेट करता है, तो इसे मान लेते हैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए कि मतलब ये आपका अंडमान है और ये आपका निकोबार है, ठीक है। अब इनको सेपरेट करती है 10 डिग्री, ठीक है। डिग्री हमने उसमें पढ़ी थी, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था हिस्ट्री का, वो सॉरी ज्योग्राफी का, मैंने आपको उसे बताया था कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। तो उन्हीं की बेसिस पे ये जो 10 डिग्री लैटिट्यूड है हमारा, इस पर क्या किया हुआ है, अंडमान और निकोबार को सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। ये जो 10 डिग्री है यही अंडमान निकोबार को क्या करती है, सेपरेट करती है। यहाँ पर रेन बहुत अच्छी होती है क्योंकि बिल्कुल ये क्या होता है, इक्वेटर के पास वाला एरिया है ये, है ना, इक्वेटर से ऊपर ही है। तो यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा तो ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट ही होता है यहाँ का, तो काफ़ी अच्छी बारिश होती है और फॉरेस्ट भी यहाँ पर बहुत अच्छे होते हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया इसके बारे में कि इलोंगेटेड चेन के आइलैंड होते हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे, एक चेन के हम कह सकते हैं बहुत सारे आइलैंड होते हैं जो ऐसा लगता है जैसे किसी चेन में जुड़े हुए हैं। जितना भी एंटायर ग्रुप होता है पूरा का पूरा, उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक अंडमान नॉर्थ में और दूसरा निकोबार इन द साउथ। ऐसा माना जाता है कि जो आइलैंड है ये थोड़े एलिवेटेड होते हैं एक साइड से, ठीक है, और सबमरीन माउंटेन्स की तरह कहा जाता है इन्हें। इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है और साथ में माउंटेन्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड की। देखिए जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो हमारे 36 आइलैंड से बना है। जैसे कि अंडमान निकोबार हमारा 572 से बना है ना, ये हमारा 36 आइलैंड से बना है। अगर एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज की बात करेंगे तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। सबसे जो छोटी यूनियन टेरिटरी है वो हमारी यही है, लक्षद्वीप ही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। अगर एरिया की बात करें तो 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ये मतलब एक हम छोटा सा शहर कह सकते हैं। ये कहाँ पर लोकेट करता है, ये अरेबियन सी में लोकेट करता है और इंडियन ओशन में, ठीक है। जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है किसके, मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। हमने पढ़ा था कि जो केरला वाला पार्ट है इसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं, जो उसका ग्रुप होता है। तो ये जो लक्षद्वीप है ना, ये इसके जस्ट एकदम क्लोज में है। ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है यहाँ पे कोरल आइलैंड से बने हुए हैं, कोरल है ना। अब देखो कोरल क्या होता है, जो बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यहाँ पर, तो वो क्या करते हैं, इस तरह के वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी स्पेशलिटी ये होती है कि वो कैल्शियम को सिक्रिएट करते हैं। और वो कैल्शियम, अब देखिए यहाँ पर कोई 2-4 तो ऐसे वो है नहीं ऑर्गेनिज्म, है ना, बहुत सारे हैं और बहुत सालों से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने इतना ज़्यादा जो कैल्शियम है वो यहाँ पर सिक्रिएट कर दिया है कि यहाँ पर क्या बन गई है, यहाँ पर पूरी की पूरी एक कोरल आइलैंड बन गया, ठीक है। पहले ही जो उनका पुराना नाम था वो जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय और जो अमनदीप है, ठीक है, ये नाम था इनका। लेकिन बाद में 1973 में इनके नाम चेंज करके इनको क्या कर दिया, एक ही नाम रख दिया, इसका लक्षद्वीप रख दिया। इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेडक्वार्टर है वो आपका कावारत्ती में है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो लक्षद्वीप है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो है कावारत्ती में है। 9 डिग्री चैनल यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वहाँ पर 10 डिग्री था ना अंडमान निकोबार में, क्योंकि वो अंडमान और निकोबार को सेपरेट कर रहा था। तो वो कौन सी डिग्री पे कर रहा था, 10 डिग्री पे कर रहा था। 10 डिग्री से जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका अंडमान था और जो 10 डिग्री से नीचे वाला पार्ट था वो आपका निकोबार था। यहाँ पर देखिए 9 डिग्री क्या कर रहा है, 9 डिग्री जो चैनल है वो आपका इंडियन ओशन में है और ये लक्षद्वीप आइलैंड के बिल्कुल मतलब ये ऊपर आपका हो गया। हाँ, अब देखते बताती हूँ आपको। तो ओशन बिटवीन द लक्षद्वीप आइलैंड के बिल्कुल उसको बीच में से काट देता है ये। और 8 डिग्री जो चैनल होता है वो क्या सेपरेट करता है, आपका लक्षद्वीप को मालदीव से करता है। देखिए कुछ कुछ पार्ट में ये डिवाइड है, ठीक है। तो उस तरह से क्या किया हुआ है, इनको आपस में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है डिग्री से, ठीक है। क्योंकि जो ये आइलैंड है छोटे छोटे, अब जो ये लक्षद्वीप आइलैंड है ये वही लक्षद्वीप आइलैंड है, तो इसके बीच में से निकलती है 9 डिग्री चैनल। तो इसके कुछ पार्ट्स को ऊपर छोड़ देती है और कुछ पार्ट्स को नीचे छोड़ देती है। जो 8 डिग्री चैनल है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो जो 9 डिग्री चैनल है ना, इसका क्वेश्चन ये बनता है कि ये कहाँ से निकलता है, तो आप क्या बताओगे, ये लक्षद्वीप से निकलता है। और जो 8 डिग्री जो चैनल है वो किसको सेपरेट कर रहा है, वो आपको लक्षद्वीप को मालदीव से सेपरेट कर रहा है, ठीक है। पंबन और एडम्स बीच ये बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट आइलैंड है हमारे, जो कि हमारे श्रीलंका और इंडिया के हैं, ठीक है। पंबन और एडम्स बीच, ठीक है, जिसे हम राम सेतु बांध वगैरह भी बोलते हैं। अब कुछ आइलैंड और उनके प्लेसेस देखिए, दीव और द्वारका ये आपका अरेबियन सी में पड़ता है। ये आपकी एडजॉइनिंग कोस्ट है बिल्कुल गुजरात की। यहाँ पर जो हमारा गुजरात वाला पार्ट है वहीं पर ये हैं दोनों आइलैंड, ठीक है। गल्फ ऑफ कैम्बे ये पीरम, ठीक है, और रियान श्योधर ये आपका गल्फ ऑफ कच्छ, ये सब वही है जो आपके गुजरात में पड़ते हैं। सालसेट और एलिफेंट क्रॉस ये आपका अरेबियन सी महाराष्ट्र में। ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि सालसेट और एलिफेंट है वो कौन से जो ये आइलैंड है कि कहाँ पर है, तो ये आपका अरेबियन सी आपको पता है, अरेबियन सी इस साइड है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र के पास पड़ते हैं। सालसेट आइलैंड इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड इन इंडिया। अगर कोई पूछता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जहाँ पर लोग रहते हैं वो आइलैंड कौन सा है इंडिया का, तो आप सालसेट आइलैंड बताओगे। ये बिल्कुल मुंबई के बिल्कुल जस्ट क्लोज है, ठीक है। श्री हरिकोटा ये कहाँ पर पड़ेगा, ये आपका बे ऑफ बंगाल में पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश किधर है आपका, इधर है ये, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल में है आपका श्री हरिकोटा।
APJ अब्दुल कलाम और चांदीपुर सी, यहाँ से बहुत ज़्यादा आपने देखा भी होगा रॉकेट वगैरह लॉन्च होते हैं, तो ये आपका उड़ीसा में है। जो श्री हरिकोटा आइलैंड है ये पुलिकट लेक पर है। जो हरिकोटा जो आइलैंड है, ये जो वहाँ पर एक पुलिकट लेक है, काफ़ी फेमस लेक है, और यहाँ सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट लॉन्च होती हैं, जो यहाँ पर जो सैटेलाइट लॉन्च का जो सेंटर है वो भी यहाँ पर ही है। सतीश धवन है जो, जहाँ से सैटेलाइट वगैरह लॉन्च की जाती हैं, वो इसी आइलैंड पर है। जो माजुली आइलैंड है वो आपका असम में है। ये मैंने आपको बताया भी था कि जो माजुली आइलैंड है ये सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, इट इज़ लोकेटेड ऑन रिवर ब्रह्मपुत्र। ये मैंने आपको बताया भी था, सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है पूरे वर्ल्ड में, कौन सा, माजुली। इट इज़ लोकेटेड ऑन अ ब्रह्मपुत्र रिवर, और किस पे बना है ये, ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना है। कहाँ पर है, असम में है। अब कुछ बीच की बात कर लेते हैं। जो हमारा दीघा बीच है वो हमारा वेस्ट बंगाल में है। गोपालपुर बीच है वो हमारा उड़ीसा में है। चांदीपुर हमारा ये भी उड़ीसा में है। ओराविले ये हमारा पुडुचेरी में है। जो मांडवी है वो गुजरात में है। करवार कारनाथ में है। जो कलनगुट है ये हमारा गोवा में है, ठीक है। और जो अंजान है ये हमारा गोवा में है, ठीक है। ये कुछ और जगहें हैं, कुछ बीचेस वगैरह हैं ये, ठीक है। अब ये जो हमारा जो मरीना है ये लॉन्गेस्ट बीच है इंडिया का, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु चेन्नई वाला, चेन्नई में है ये, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सबसे बड़ा बीच है ये इंडिया का, ठीक है। और कौन सा, ये वर्कला, चुवारा, चावड़, नत्तिका, ये सब भी हमारे केरला में है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी जो हमारे फिजिकल फीचर्स थे ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं।